लोगों को हमेशा लगता है गोल्ड महंगा है। जब गोल्ड 50,000 था तब भी महंगा लग रहा था, 60,000 था तब भी महंगा लग रहा था। आज 1,20,000 रुपए 10 ग्राम का है। तो आपको क्या लगता है, गोल्ड यहां से आगे जाने की उसमें ताकत है या ये हो गया, गोल्ड की हवा निकल चुकी है? गोल्ड आके दुनिया का एक कॉमन करेंसी है। आप कभी मत सोचिए कि ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो उसके वजह से गोल्ड का रेट कम या ज़्यादा हो रहा है। इंडिया गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया तो उसमें देखा गया कि 90% फेल था। मतलब जो बोल रहे थे वो दे नहीं रहे थे। काफी जगह मैं होर्डिंग्स देखता हूँ, खासकर दिवाली के टाइम, 0 मेकिंग चार्जेस। तो आदमी खुश हो जाता है, अरे वाह यार, मतलब अपने को कोई अब एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है? मैंने तो मेरा जिंदगी में आज तक नहीं देखा कि 0 मेकिंग में कोई ज्वेलरी बना है और 0 मेकिंग में कोई ज्वेलरी बिका है। वो रेट में फैब्रिकेशन करके वो अपना पैसा बना लेते हैं। तो सर, ये कुंदन ज्वेलरी क्या है? क्या ये उतनी वैल्यूएबल है जितनी बताई जाती है? ये हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी में होता है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है काफ़ी आज भी ऑर्थोडॉक्स तरीके से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। एक एक ज्वेलरी महीने तक लग जाता है। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट एंगल से आप देख के आप खरीदते हो तो मैं बोलूँगा आप कोशिश करो कुंदन ज्वेलरी को अवॉइड करने के लिए। तो आप कह रहे हो जितना आप ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट की तरह खरीदना चाहते हो, अगर ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट की तरह खरीदना चाहते हो तो सिंपल से सिंपल प्रोडक्ट में प्लेन ज्वेलरी। अब सर, अगर कोई आज गोल्ड लोन लेने जाए तो किन चीजों का ध्यान रखेगा? नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है संजय कथुरिया पॉडकास्ट पे। आज के जो मेरे गेस्ट है बहुत स्पेशल हैं। उनके साथ मैं ऑलरेडी एक पॉडकास्ट कर चुका हूं गोल्ड बिजनेस के ऊपर, जहां पे हमने गोल्ड बिजनेस को काफी डिटेल में एनालाइज किया था। उस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में आपके बहुत ही सवाल आए हैं मेरे को। तो सवाल जो थे वो कुछ कैटेगरीज में बांटे गए थे। तो पहली जो कैटेगरी थी, जो सबसे ज्यादा सवाल आए थे, वो आए थे कि एक आम व्यक्ति आज गोल्ड कैसे खरीद सकता है, गोल्ड खरीदते हुए क्या दिक्कतें फेस करता है और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज का जो पॉडकास्ट है ये इसी टॉपिक के ऊपर है। आज के पॉडकास्ट पे हमने डिस्कस किया है कि आप जब गोल्ड खरीदने जाते हैं तो आपको किन 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। प्योरिटी कैसे देखनी चाहिए, मेकिंग चार्जेस क्या होते हैं, वेस्टेजेस कितनी होनी चाहिए, और उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड का रेट कैलकुलेट कैसे करना चाहिए। यह हमने डिस्कस किया है कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ आपके लिए स्पेशली। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि जो अलग अलग तरीके की ज्वेलरीज होती है, जैसे टेंपल ज्वेलरी होगी या फिर कुंदन ज्वेलरी होगी, उसको कैसे खरीदना चाहिए और वो कब खरीदनी चाहिए, और खरीदते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगला हमने देखा कि गोल्ड एज अ बुलियन इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए। चौथा हमने देखा कि डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में क्या डिफरेंस है और आज के दिन आपको कौन से पर्पस के लिए क्या खरीदना चाहिए। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया ओल्ड गोल्ड के बारे में, यानी कि जब आपके पास सोना पुराना हो जाता है और आप उसको बेचना चाहते हैं या उसके अगेंस्ट एक्सचेंज करना चाहते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपको गोल्ड का लोन लेना है तो कैसे लेना है। और फाइनली हमने यह भी डिस्कस किया है कि गोल्ड में से जो आपके पास घर पे गोल्ड पड़ा है उससे पैसिव इनकम कैसे जनरेट करनी है, सिर्फ घर पे पड़ा ना रहे, आपके लिए इनकम जनरेटिंग एसेट बन जाए। ये सारी चीजें डिस्कस करी है। तो इसलिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना, पेपर पेन लेके बैठना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज के जो गेस्ट है ना, वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, भारत के टॉप 3 ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स में से हैं जिनको इस इंडस्ट्री का 35 साल का एक्सपीरियंस है। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और इंडिया के वन ऑफ द टॉप ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स मिस्टर एस.एस. आलम आपके लिए इस पॉडकास्ट पे फिर से आए हैं सारी नॉलेज देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हां, आगे जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और घंटी भी जरूर दबा देना। चलिए मिलते हैं आलम सर से। थैंक यू आलम सर वंस अगेन आने के लिए संजय कथुरिया पॉडकास्ट पे। पिछला एपिसोड जो हमने किया था वो हमने किया था अराउंड बिजनेस, और वो बहुत लोगों ने पसंद किया है सर। वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उससे पहले लोगों ने जो क्वेश्चंस थे, तो मैंने ना आज सोचा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं पकड़ूंगा जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम गोल्ड खरीदते हुए क्या चीज़ों का ध्यान रखें। आपने गोल्ड के बिजनेस की बातें करी, बट जब हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें और कैसे गोल्ड हम सही खरीदें, हमारे साथ गलत ना हो जाए, कहीं चीटिंग ना हो जाए, कहीं वो सब फियर रहता है लोगों को। आप इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पहले मैं जानना चाहूँगा सर, ये फियर ठीक है या इंडस्ट्री एज इन कुछ सालों में उन्होंने इम्प्रूव किया है, क्या स्टेटस रहा इंडस्ट्री का? थैंक यू संजय जी मुझे वापस बुलाने के लिए आपके पॉडकास्ट में। मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री से हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री की एक अच्छा छवि मैं जो आम बायर है उन तक पहुँचाऊँ। देखिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री में पहले था कि लोग अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे थे, बट अभी जैसे जैसे कॉर्पोरेट चलन आ रहा है, जैसे जैसे न्यू जनरेशन के ज्वेलर्स आ रहे, तो उन्होंने फेयर प्रैक्टिस
काफ़ी शुरू किया है, फिर भी उसमें आज के दिन में भी थोड़ा बहुत अनफेयर प्रैक्टिस है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे जो कुछ शब्द मैं आज आप लोगों सबको बताऊंगा, अगर उस कुछ चीज़ों को उन्होंने ध्यान रखे तो वो अपने आप को सेव कर पाएंगे। सर देखिए, गोल्ड ने ऐसी उछाल मारी है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। लोग पोर्टफोलियो बनाते रह गए और घर पे जो मम्मी ने गोल्ड रखा हुआ था उसने सबसे अच्छे रिटर्न्स दे दिए हमारे को। पिछले जनवरी से लेके सितंबर 2025 तक गोल्ड ने करीबन 44-45% का रिटर्न दिया 9 महीने के अंदर, विच इज एक्सॉर्बिटेंट। आज तक कभी गोल्ड की हिस्ट्री में मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा कि गोल्ड ने इतना रिटर्न दिया। बट लोगों को हमेशा लगता है गोल्ड महंगा है। जब गोल्ड 50,000 था तब भी महंगा लग रहा था, 60,000 था तब भी महंगा लग रहा था। आज 1,20,000 रुपये 10 ग्राम का है तो भी महंगा लग रहा है, तो ज़्यादा ही महंगा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, गोल्ड यहाँ से आगे जाने की उसमें ताकत है या ये हो गया, गोल्ड की हवा निकल चुकी है? देखिए संजय जी, पहले तो आपके जो दर्शक है मैं उनको बताना चाहूँगा कि गोल्ड का जो प्राइस है उनके साथ ज्वेलरी का कोई डायरेक्ट बड़ा संबंध नहीं है। ओके। एक्चुअली गोल्ड आके दुनिया का एक कॉमन करेंसी है और जितने भी गोल्ड सेल होता है उसके अंदर ज्वेलरी का जो परसेंटेज है वो लगभग 20% के आसपास है। तो आप कभी मत सोचिए कि ज्वेलरी खरीद रहे तो उसके वजह से गोल्ड का रेट कम या ज़्यादा हो रहा है। गोल्ड का रेट बढ़ने का बहुत सारे कारण है, क्योंकि दुनिया का इकोनॉमी में सारे पेपर करेंसी चलता है। तो हर देश अपने देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए गोल्ड खरीदते हैं। उसके बाद जितने भी नेशनलाइज देश के बैंक है या फंड हाउस है वो लोग गोल्ड को खरीदते हैं। अगर कभी भी इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम दिखता है तो लोग सेफ हेवन में जाने के लिए गोल्ड खरीदते हैं। उसके बाद आता है ज्वेलरी का बारी। तो ये जो ज्वेलरी गोल्ड की रेट अभी बढ़ी है, आप ये मत सोचिए कि ये यहाँ पे ही रुकेगा। हो सकता है गोल्ड आगे भी बढ़ेगा। और गोल्ड अब जो भी रेट में आपको मिलता है, आपका अगर बजट है, आपके पास पैसा सेविंग है, आपका पोर्टफोलियो गोल्ड से का पोर्टफोलियो आपको सपोर्ट करता है, तो कोई भी रेट में आप गोल्ड खरीदिए। लॉन्ग टर्म में गोल्ड कभी आपको धोखा नहीं देगा। लॉन्ग टर्म में गोल्ड आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, इज द की मैसेज हियर। ग्रेट सर। तो हमने भी पीछे देखा है कि चाइना ने काफ़ी परचेज किया गोल्ड को, रिजर्व बढ़ाते जा रहा है। और मुझे लगता है सेंट्रल बैंक्स जब परचेज करती है तो भाव तो देखती नहीं है, उनको बस है कि मेरे को गोल्ड खरीद के रखना है। अब आते हैं सर, दिवाली आ रहा है, धनतेरस आ रही है और हम सबको पता है कि इस टाइम पे गोल्ड की शॉपिंग हाईएस्ट होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि आज के इस एपिसोड से हम कोशिश करें कि इतनी अच्छी नॉलेज दे दें लोगों को कि राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जाए। तो सर, गोल्ड की जो ज्वेलरी है उसमें उसे खरीदते वक्त पहला चीज है कि गोल्ड का प्राइस क्या है। आप एक ज्वेलर के पास जाते हो तो वो कोई और प्राइस बता रहा होता है, दूसरा ज्वेलर कोई और प्राइस बता रहा होता है। तो आज अगर मुझे गोल्ड का प्राइस पता करना है तो मैं कैसे राइट तरीके से पता करूं, कौन सा एक्सचेंज देखूं उसके लिए? यस, देखिए गोल्ड का जब आप एक ज्वेलरी खरीदते हो तो वहाँ पे आपको देखना है कि आपका ज्वेलर्स आपको 3-4 चार्जेस लेती है। एक गोल्ड का प्राइस लेती है आपसे, एक वेस्टेज लेती है और एक मेकिंग चार्ज लेती है। ओके, गोल्ड का प्राइस, वेस्टेज और मेकिंग चार्जेस। ओके, ये 3 चार्ज आपसे लेती है। गोल्ड का प्राइस आपको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा पहला कि उस दिन का इंटरनेशनल मार्केट का क्या प्राइस है। ओके, एक डेमो हम यहाँ पे लाइव कर सकते हैं? या कॉमेक्स, जिसको हम कॉमेक्स बोलते हैं, कॉमेक्स का प्राइस क्या है पर आउंस। 30 ग्राम का पर आउंस होता है। तो यहाँ पे हम गए, हमें सबसे पहले कहाँ जाना है? कॉमेक्स की वेबसाइट। कॉमेक्स में पर आउंस क्या रेट चल रहा है आज? कॉमेक्स गोल्ड प्राइस, ठीक है, 3900 के आसपास आज के दिन का कॉमेक्स का पर आउंस रेट चल रहा है। परफेक्ट। तो ये 3912.1 चल रहा है और वो दिखा रहा है कि पिछले एक दिन में 1.14% गोल्ड का रेट और बढ़ा है। yes. तो ये हमारा रेट हो गया 39.1। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? ये हो गया हमारा ओरिजिनल रेट। ये आके इंटरनेशनल रेट, ओरिजिनल रेट नहीं है, ये इंटरनेशनल रेट, ये इंटरनेशनल रेट है। इंटरनेशनल रेट है। ठीक है, इसके साथ आज का जो डॉलर का रेट है आपको वो देखना है। तो ठीक है, तो 1 USD INR, तो ये दिखा रहा है 88.76 रुपीस। तो
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको साथ ये इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, एक आउंस के साथ डॉलर को मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, तो सर अब हम करते हैं कैलकुलेटर। 3912.1 इंटू 88.76, तो ये आ जाता है रेट सर 3,47,237.996। मैं 238 लिख देता हूँ, ठीक है। अभी इसको एक आउंस में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं। ये आउंस का रेट है, तो इसको 1 ग्राम पे करते हैं। तो आउंस टू ग्राम लिखते हैं एक बार, एग्जैक्ट मेजरमेंट पता चल जाएगा। 28.35 ग्राम्स बताता है, ये 1 आउंस होता है, ठीक है। तो इसको हम 28.35 से अब डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज डिवाइड बाय 28.35, तो ये हो गया जो रेट, वो हो गया 12,248 रुपए का, 12,248। इसके साथ इंडिया का 2 लोकल टैक्स लग जाता है। एक इनपुट ड्यूटी जो कि आज के दिन में गवर्नमेंट ने 6% तय किया है, एक्साइज ड्यूटी। तो इंटू 6% वो लगता है, 6% एक्साइज ड्यूटी लगता है और 3% जीएसटी, तो 9% लगता है। हाँ। ठीक है, पहले 6% लगता है, फिर उसके ऊपर 3% लगता है। तो ये जब आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट में पहले एक्साइज देना पड़ता है, फिर जीएसटी, टोटल प्राइस पे जीएसटी देना पड़ता है। यस, तो इसको इंटू 1.06 करेंगे तो ये आ गया 12,983, और फिर वापस इसके ऊपर 3% और करना होगा तो 1.03 करेंगे। तो सर ये आ रहा है 13,373 पर ग्राम, यानी कि 1,33,730 फॉर 1 तोला। ठीक है, तो ये 10 ग्राम्स, हाँ 10 ग्राम्स। तोला मतलब वो वापिस दूसरा कैलकुलेशन हो जाता है, वो 11 ग्राम, अयो 600 10 ग्राम का, ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो 10 ग्राम्स का हमारा हो गया 13,373, पर ये प्योरिटी 100% प्योरिटी। यस यस यस। तो अगर हमें इसको फिर उसके बाद कुछ कैरेट्स के हिसाब से होता है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइड करना है कि आप कौन सा कैरेट का ज्वेलरी ले रहे हैं। ओके, अगर आपने 22 कैरेट का ले रहे तो 22 कैरेट का रेट हो। सर इसको ऐसे हम कह सकते हैं, जैसे कट लेना, आप कह सकते हो कि 1 कैरेट इज इक्वल टू 4.16% प्योरिटी। उसको कैलकुलेशन में आ जाएगा आपको। नहीं, ऐसे ध्यान रह जाता है लोगों को कि 1 कैरेट 4.16% प्योरिटी होता है। एक टोटल गोल्ड का जो कैरेट होता है 24 कैरेट, 24 कैरेट होता है। 24 कैरेट है, हाँ। 24 को 100 में डिवाइड कर लो। 24 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 4.166। तो 1 कैरेट इज इक्वल टू 4.166%। आपको जब कैलकुलेशन करना है 24 कैरेट को जो रेट है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है आपका 22 कैरेट को। तो 22 कैरेट आएगा इसके हिसाब से। अगर मैं इसको 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 91.6%। ओके, तो 0.916 होगा। प्योरिटी जो है हाँ। 22 कैरेट का 0.9166 है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 13,373 से, 13,373 से, द आंसर कम्स टू 12,258 रुपीज। तो आज जब अगर आप 22 कैरेट गोल्ड लेने जाएंगे तो रेट होना चाहिए 12,258 रुपीज। यस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गोल्ड प्राइस। Yes. परफेक्ट, ग्रेट सर। तो पहली चीज हमने सॉल्व कर दी, वो है कि आपका गोल्ड का प्राइस हमारा सॉल्व हो गया। तो अब मेरे को पता है कि गोल्ड का प्राइस कैसे ढूंढना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? नेक्स्ट स्टेप है कि आप कौन से ज्वेलरी ले रहे हैं, उसके हिसाब से उसका वेस्टेज क्या लगा रहे हैं आपका रिटेल शोरूम। वेस्टेज का मतलब क्या हुआ सर? वेस्टेज का मतलब है कि जब ज्वेलरी मेकिंग होता है उसमें कुछ लॉस होता है। ओके। तो वो सदियों से चल रहा है कि रिटेलर, उसके पीछे होलसेलर, उसके पीछे मैन्युफैक्चरर गोल्ड का एक वेस्टेज लेते हैं लॉस के। डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा ज्वेलरी लेते हैं। वो 5 वेस्टेज का ज्वेलरी हो सकता है, 2 वेस्टेज का हो सकता है, 10 वेस्टेज का होता है। ये इसको डिफाइन करेंगे सर, 2, 5, 10? मतलब अगर 100 ग्राम का ज्वेलरी है उसमें अगर आपने 2 वेस्टेज हुआ तो 2 ग्राम आपका वेस्टेज है। वेस्टेज है। ठीक। आइडियल क्या होना चाहिए सर जब एक कस्टमर देखने जाता है, या फिर वो ज्वेलरी टू ज्वेलरी डिपेंड करेगा? ये क्या होता है कि ज्वेलरी टू ज्वेलरी डिपेंड करता है। ओके। क्या आप किस टाइप की ज्वेलरी ले रहे हैं, उसका कितना मेकिंग प्रोसेस क्या है। कुछ ज्वेलरी ऐसा है कि बहुत लेंदी मेकिंग प्रोसेस का ज्वेलरी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज आता है। कुछ ज्वेलरी है जो बहुत लो मेकिंग चार्ज में बनता है या लो वेस्टेज में बनता है। तो डिपेंड करते हैं ज्वेलरी टू ज्वेलरी।
एक अगर हम बकेटिंग करें, जैसे रिंग हो गया, कड़ा हो गया, गोल्ड चेन हो गई, तो इसमें अगर हम बकेटिंग करें तो जनरली क्या वेस्टेजेस, रेंज क्या होनी चाहिए वेस्टेज की? फॉर एग्जांपल रिंग पकड़ते हैं। देखिए आज के दिन में अगर आप वेस्टेज जोड़ेंगे तो लगभग 2 से लेके 10 के बीच में रिटेलर वेस्टेज चार्ज कर रहे हैं। ओके। कोई कुछ ज्वेलर, प्रीमियम ज्वेलर जो अपने ब्रांड के वैल्यू के हिसाब से वो ज़्यादा भी चार्ज कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि उनका रिसोर्स क्या है, डिपेंड करता है उनका इन्वेंटरी कॉस्ट क्या है, उनका ब्रांड वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं। रिंग पे जनरली कितना होना चाहिए? जैसे रिंग हो गया, कड़ा हो गया। मैं तो चेन का बात करूंगा। अगर आप एक गोल्ड चेन लेते हो तो उसका वेस्टेज लगभग 3 से लेके 5 के बीच में होना चाहिए। तो गोल्ड चेन का 3 to 5%, 3 to 5 वेस्टेज होना चाहिए। ओके। 10% की रेंज में किसका वेस्टेज होता है? 5% से ऊपर किन चीजों का वेस्टेज होता है? बहुत सारे प्रीमियम ज्वेलरी है, हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी है, हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी। तो अगर कोई ज्वेलरी हैंडक्राफ्टेड है तो उसमें ज्यादा वेस्टेज वेस्टेज चलेगा, लगता है, जाता ही वेस्टेज लगता है। गॉट इट। चेन क्योंकि मशीन से बनता है और बहुत फास्ट बनता है तो उसका मेकिंग चार्ज, वेस्टेज जो है वो कम है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो ठीक है सर, तो पहली चीज हो गई गोल्ड का प्राइस, फिर हो गया वेस्टेज। वेस्टेज हमारा होना चाहिए 2% से 5% के बीच में फॉर नॉर्मल आइटम्स, और चाहे थोड़ी इंट्रिकेट डिजाइन होगा या कुछ डिफिकल्ट डिजाइन होंगे, अच्छी प्रीमियम ज्वेलरी होगी, तो 5 to 10% तक का वेस्टेज भी हो सकता है। एक यहाँ पे मुद्दा जो आता है कि वो आता है कि 22 कैरेट गोल्ड है या 14 है या 18 है, जो भी है, ये इसकी प्योरिटी चेक कैसे हो, मतलब? इसके बाद आता है मेकिंग चार्ज। ओके, ठीक है। इसके बाद आता है मेकिंग चार्ज। कि मेकिंग चार्ज भी वही सेम है कि ज्वेलरी टू ज्वेलरी एंड रिटेलर टू रिटेलर डिपेंड करते हैं कि आपका ज्वेलरी कौन सा है और किस से आप खरीद रहे हैं, उसके हिसाब से उसका मेकिंग चार्ज रहता है। तो मैं बोलूँगा कि आपके व्यूअर को कि अगर आप एक कोई ज्वेलरी, पर्टिकुलर ज्वेलरी लेने जाते हैं, आप अंधा होके ज्वेलरी मत खरीदिए। आप पर्टिकुलर जो भी ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, जैसे उस ज्वेलरी को आपके आसपास 2-4 दुकान में जाके एक बार देख लीजिए कि वही सेम कैटेगरी ऑफ ज्वेलरी या सेम टाइप ऑफ ज्वेलरी सबसे ज़्यादा सबसे कम मेकिंग चार्ज में या सबसे कम वेस्टेज में कौन बेच रहा है। पर सर लोगों का यहाँ पे जनरली एक है ना, वो ज्वेलर होता है, मेरे फादर भी वहीं से खरीदते थे, मेरी ग्रैंड मदर भी वहीं से खरीदती थी, तो एक वो फैमिली ज्वेलर, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे फैमिली ज्वेलर भी बन जाता है। देखिए ये पहले के ज़माने में था, जब सोने में प्योरिटी का लेके ज़्यादा इशू नहीं था या प्योरिटी का कोई कंट्रोल नहीं था, तो लोग विश्वास करते थे कि नहीं, मेरा फैमिली ज्वेलर से मैं खरीदूंगा तो मेरे को सोने में वो ठगेंगे नहीं। बट आज के दिन में आप कोई भी ज्वेलर से माल खरीदो, प्योरिटी का जो सर्टिफिकेशन या प्योरिटी कंट्रोल है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हाथ में है। गॉट इट। तो इसके लिए आप अपने घर के नज़दीक ज्वेलर से अगर आप खरीदते हो हॉलमार्किंग ज्वेलरी, और आप तनिष्क से खरीदते हो या कोई भी बड़े ब्रांड से खरीदते हो, आपको उस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को प्योरिटी में ऐसा तो नहीं है 22 कैरेट बोल के 18 दे दिया। यस, उसका भी तरीका है। आप जब भी ज्वेलरी खरीदने जाते हो, चौथा चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको देखना है कि कौन सा प्योरिटी का आपको ज्वेलरी लेना है और कौन सा प्योरिटी वो दे रहा है। जैसे सिमिलर ज्वेलरी, एक ही ज्वेलरी, जैसे सपोज करो एक चेन है, आप एक ही चेन अगर आप 22 कैरेट का लेंगे, 10 ग्राम का चेन, उसका एक कॉस्ट अलग हो जाएगा। वही चेन 18 कैरेट का लेंगे तो उसका कॉस्ट अलग हो जाएगा। आप 14 कैरेट का लेंगे तो उसका कॉस्ट अलग हो जाएगा। चेन दिखने में एक जैसे रहेगा, एक ही डिजाइन रहेगा, एक जैसे रहेगा, खाली प्योरिटी की वजह से उसके कॉस्ट में डिफरेंस हो जाएगा। मेकिंग चार्ज एक जैसे हो सकता है, वेस्टेज भी एक जैसा हो सकता है। तो आपको देखना है कि आपका जो भी आप ज्वेलरी ले रहे हो वो हॉलमार्किंग है कि नहीं है। गॉट इट। और वो चेकिंग कैसे होता है? वो हॉलमार्किंग का कुछ कार्ड आता है? नहीं, पहले के ज़माने में क्या होता था, एक रिटेलर वो बोलता था कि मेरा सोना 22 कैरेट है। एक आम कंज्यूमर विश्वास कर लेता था कि वो 22 कैरेट है और वो खरीद के चला जाता था। इंडिया गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया करीबन 98-99 के आसपास। इंडिया के
उस टाइम के जितने भी बड़े रिटेलर थे या अलग अलग जगह से उन्होंने सैंपल कलेक्ट किया। सैंपल कलेक्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि ज्वेलर्स जो बोल रहे और उसके प्योरिटी में, बोलने में और प्योरिटी में क्या अंतर है। गॉट इट। तो उसमें देखा गया कि 90% फेल था। मतलब जो बोल रहे थे वो दे नहीं रहे थे। वो दे नहीं रहे थे। तो फिर गवर्नमेंट ने देखा कि ये आम कंज्यूमर के लिए आम कंज्यूमर के लिए हानिकारक है। तो गवर्नमेंट ने फिर बोला कि मैन्युफैक्चरर आप माल बनाओ, ट्रेडर आप ट्रेडिंग करो, रिटेलर आप माल बेचो, बट आप तीनों कोई नहीं बोलेंगे कि ये इसके में कितना % सोना है। मैं इसका मिडिलमैन बनूंगा, मैं एक अलग अथॉरिटी बन जाएगी, मैं थर्ड पार्टी बनूंगा और मैं उस गोल्ड को सर्टिफाइड करूंगा कि इस ज्वेलरी में इतने % सोना है। परफेक्ट। तो गवर्नमेंट ने BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को इसके अंदर डाला और फिर हॉलमार्किंग आया। बट शुरू में हॉलमार्किंग एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह, ट्रायल प्रोजेक्ट की तरह चल रहा था। बाद में इसका बिल पास हुआ और आज इंडिया में हॉलमार्किंग को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो हॉलमार्किंग होने के बाद अगर आप अपने रिटेल ज्वेलर से आप ज्वेलरी खरीदते हो तो अगर उसमें हॉलमार्किंग के जो बेसिक निशाने हैं 916 22K 916, उसके बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लोगो और आज के दिन में HUID है, मतलब 6 डिजिट का एक HUID होता है। ओके। ये 6 डिजिट का जो HUID है, आप हर जो भी ज्वेलर्स है उनके पास आप उनको बोल सकते कि उनको ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि उनको एक मैग्नीफाई ग्लास रखना है वो आपको देखने के लिए, क्योंकि वो हॉलमार्किंग बहुत छोटा होगा, छोटा होता है, वो दिखते नहीं है। तो मैग्नीफाई ग्लास से आप देख सकते हो और आपको डाउट है कि ये हॉलमार्किंग सही है या गलत है, तो आप क्या करो, उसको BIS के केयर ऐप है, BIS ऐप में आप उस केयर ऐप में जाके आपका 6 डिजिट का जो HUID है, नंबर है, जैसे हर कार का एक चेसिस नंबर होता है, हर बाइक का एक चेसिस नंबर है, हर ज्वेलरी का भी एक HUID नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप चेक कर लो। वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये ज्वेलरी कब हॉलमार्किंग हुआ है, इसका मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर कौन है, आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। फिर भी आपको अगर संतुष्टि नहीं है तो आप क्या करो, आप आज के दिन में जितने भी बड़े रिटेलर हैं या कॉर्पोरेट रिटेलर है, सबके पास मोटा मोटी गोल्ड टेस्टिंग का मशीन रहता है। छोटे रिटेलर के पास नहीं रहता क्योंकि ये मशीन थोड़ा महंगा होता है। तो आप उसके मशीन में भी आप चेक करा के मतलब रिकन्फर्म कर सकते हो कि ये जो सोना ये 22 कैरेट बोल रहा है, एक बार देख लो आप। उसके बाद भी अगर आपको संतुष्टि नहीं होता है, फिर क्या करो, आप अपना मोबाइल में गूगल में जाके सर्च करो नियरेस्ट BIS एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर, नियरेस्ट BIS एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर। तो आपको उसके आसपास जो भी BIS का रिकॉग्नाइज एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर है, वो आपको दिखा देगा। आप वहाँ पे जाओ, जाके बोलो मेरे को इसको सर्टिफाइड करके दो, रीसर्टिफाइड करके दो, चेक करके दो कि ये 22 कैरेट है कि नहीं है। नहीं है। आज के दिन में क्या हो रहा है कि बहुत सारे कंज्यूमर को मालूम नहीं है कि हॉलमार्किंग, वो सोचते कि मैं हॉलमार्किंग ज्वेलरी खरीद रहा हूँ, बट हॉलमार्किंग में भी 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, 14 कैरेट है, अलग अलग कैरेट का हॉलमार्किंग होता है। बट बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। तो आप देख लो कि कौन सा कैरेट का वो हॉलमार्किंग है और उसको रीचेक भी आप कर सकते हो। गॉट इट। तो ये 4 चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका प्राइस, वेस्टेज, मेकिंग चार्ज और प्योरिटी, आपको कोई भी ज्वेलरी खरीदते वक्त ये 4 चीज को आपको ध्यान रखना है। और ये बड़ा सिंपल प्रोसेस आपने बता दिया थ्रू विच वी कैन अचीव दिस। सर, धनतेरस में जो है लोग जनरली ज्वेलरी के अलावा बुलियन खरीदना भी बहुत पसंद करते हैं। तो बुलियन खरीदते हुए उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? बुलियन की क्या जो होती है, कितने कैरेट का होता है, उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, उसके खरीदते टाइम क्या ध्यान रखा जाए? देखिए, जब आपको बुलियन खरीदना है तो आपका क्वांटम ऑफ परचेसिंग क्या है वो आपको देखना है। अगर आपके लो क्वांटम है, मतलब आप 1 से 10 ग्राम के बीच में आप प्योर गोल्ड खरीदना चाहते हो,
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जो ट्रस्टेबल रिटेलर है आप वहाँ पे जाके खरीद लीजिए। आपके आज के दिन में बहुत सारे रिटेलर के पास या मैक्सिमम रिटेलर के पास आपको कॉइन मिल जाएगा, 24 कैरेट का भी मिल जाएगा, 22 कैरेट का भी मिल जाएगा, बट मैं आपको बोलूँगा कि आप 24 कैरेट खरीदिए। अगर आपका क्वांटम थोड़ा बड़ा है तो इसमें आपको 2 सजेशन मैं दूंगा। एक, आप बैंक से खरीद सकते हो, बट बैंक में क्या है, प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा चार्ज हो सकता है। बट इसको छोड़ के भी आजकल बहुत सारे लोकल बुलियन वाले आ गए हैं जो ऑनलाइन में बेच रहे हैं या ऑफलाइन में भी बेच रहे हैं। आप ऑफलाइन में भी बुक कर सकते हो। आप ऑनलाइन के थ्रू उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आप ऑनलाइन में उनके साथ खरीद सकते हो। तो आपको गूगल में सर्च करना है कि मेरे को बुलियन परचेसिंग के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है या आपके नियरेस्ट कौन है, आप उनसे आराम से खरीदो। बुलियन में कोई ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगता है। जो मैंने गोल्ड का प्राइस बोला वही गोल्ड का प्राइस लगता है। हो सकता है क्योंकि आप रिटेलर हो, आपको 1% से लेके 5% के बीच में, अगर डिपेंड करता है कि आप परचेसिंग कहाँ से कर रहे हो। कि अगर आप रिटेल से खरीद रहे हो तो आपको थोड़ा महंगा होगा, बैंक से खरीद रहे हो थोड़ा महंगा हो सकता है, बट बुलियन डीलर से अगर आप खरीद रहे हो तो आपको बहुत खाली गोल्ड का प्राइस और थोड़ा सा मिनिमम प्रीमियम लग सकता है। इसमें सर 2 बुलियन पे टर्म लिखे होते हैं, 995 और 999, तो वो क्या डिपिक्ट करते हैं? देखिए, इंडिया में आज के दिन में जो बुलियन बिकते हैं मैक्सिमम वो 99.50 का। ओके, 99.50 इज 24 कैरेट एंड 99.90 ऑल्सो 24 कैरेट। बट इंडिया में ज़्यादा अवेलेबल जो गोल्ड है वो 99.50 का अवेलेबल है। तो आप 99.50 खरीदो, आपको वो 100 में कन्वर्ट करके आप परचेसिंग कर लो। ओके, मतलब जो 100 का प्राइस चल रहा है वही जो हमारा तरीका था कैलकुलेट करने आधा आधा जो मिलावट है, आधा % उसका कैलकुलेशन में कैलकुलेशन करके आप खरीद लो। सर ये जो प्योरिटी कम होती है, तो प्योरिटी कम कैसे होती है? मतलब कुछ मिलाया जाता है, और अगर मिलाया जाता है तो क्या मिलाया जाता है? देखिए, क्या होता है कि हर रिफाइनरी अपना स्टैंडर्ड सेट करता है कि वो कौन सा स्टैंडर्ड में अपना रिफाइनरी करेगा या कौन सा स्टैंडर्ड में अपना बुलियन को बेचेगा। तो बहुत सारे रिफाइनर जो कि 99.90 का रिफाइनरी करके गोल्ड मार्केट में बेचते हैं, और बहुत सारे रिफाइनरी वाले 99.50 का बुलियन बेचते हैं। इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है, वो अपना रिफाइनरी वाले का अपना अपना मेथड है बस। तो सर ये इम्प्योरिटी क्या होता है, मतलब कौन सा मेटल होता है वो? इसमें सिल्वर ही मैक्सिमम रहता है। ओके, तो बचा हुआ जो एलिमेंट है वो मेजरली सिल्वर होता है। सिल्वर है, सिल्वर। परफेक्ट। सर सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर ने भी धमाल मचा दी है। अभी हम टेक्निकली सिल्वर को स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा कि 1975 में जो सिल्वर ने डॉलर टर्म्स में, रुपी टर्म्स में नहीं, क्योंकि डॉलर और रुपी में बहुत डेप्रिसिएशन हुआ इतने सालों में, पर डॉलर टर्म्स में सिल्वर ने उतना ही हाई बनाया जो 1975 में था। तो 1975 में एक हाई बनाया था, 2011 में एक हाई बनाया था, और आज 2025 में फिर से वो हाई बनाया, और वो उसको धीरे धीरे ब्रेक करने की कगार पे। तो सिल्वर की परचेज बहुत बढ़ गई है, सिल्वर का भाव भी बढ़ गया, सिल्वर की परचेज भी बढ़ गई। तो क्या सिल्वर ज्वेलरी खरीदनी चाहिए, या सिल्वर ज्वेलरी को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है, और उधर क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से अगर देखेंगे तो मैं आपको खाली सजेस्ट करूंगा, आपके दर्शक को मैं सजेस्ट करूंगा कि गोल्ड खरीदिए। ओके। अगर आपको एज एन एसेसरी खरीदना है, सिल्वर ज्वेलरी खरीदिए, उसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। अगर आपको घर के लिए, घर के बर्तन हो, पूजा का सामग्री हो या मूर्ति हो, उसको आप सिल्वर में खरीद सकते हो। अगर ज़्यादा वेट का है तो वो एक बड़ा सिल्वर आर्टिकल जो है वो इन्वेस्टमेंट एंगल से आप खरीद सकते हैं। बाकी छोटे जो आर्टिकल है सिल्वर ज्वेलरी, वो इन्वेस्टमेंट के एंगल से नहीं है, वो ओनली एसेसरी एंड के हिसाब से आप देख सकते हैं, या ज्वेलरी के हिसाब से देख सकते हैं। तो सर क्या सिल्वर में भी हॉलमार्किंग होती है? या अभी BIS ने हॉलमार्किंग को कंपल्सरी नहीं किया, बट हॉलमार्किंग पहले था। उसमें अभी BIS ने एक नया रूल अमेंडमेंट किया है, वो है HOID, जो कि HOID गोल्ड में है, वही HOID यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अभी सिल्वर में भी लागू हो गया। तो पहले सिल्वर में
प्योरिफिकेशन टेस्ट था, पर HOID नहीं था, मतलब Yes. हर ज्वेलरी का अपना ID नहीं था, वो इधर भी आ गया है। तो Yes. धीरे धीरे आपको एक ट्रेंड दिख रहा है कि ये भी कंपलसरी हो जाएगा। BIS तो बोल रहे हैं कि कुछ सालों के अंदर सिल्वर को भी 100% हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर देंगे। ओके ओके, तो इन दैट केस वापस कंज्यूमर के लिए क्योंकि सिल्वर का रेट बढ़ रहा है, जी कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, जी और सिल्वर में भी जैसे गोल्ड का मैं बोला पुराना हिस्ट्री, सिल्वर में भी सेम हिस्ट्री है। समझ गया, मतलब ज्वेलरी पूरी इंडस्ट्री में ही वैसी हिस्ट्री रही है। हाँ। सर, हमने नोटिस किया है कि इंडिया का जो बाइंग टिकट साइज है, 80% लोग आज भी 25-30 हज़ार से नीचे की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं। अब पहले तो ये थोड़ा वायबल था, जब तक गोल्ड इवन 50-60 हज़ार था तब तक 5 ग्राम की चेन आ सकती थी, चाहे वो 18 कैरेट की आ जाती, पर अब तो 18 कैरेट में भी वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे ज्वेलरी साइड जो है वो सिल्वर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी एज अगेंस्ट गोल्ड? देखिए, डिपेंड करता है आपकी मेंटेलिटी के ऊपर। जो सोने को इन्वेस्ट की तरह देखते हैं या उनको एक पोर्टफोलियो की तरह देखते हैं, वो कल भी सोना खरीद रहा था, आज भी सोना खरीद रहा है, और कल भी सोना खरीदेगा। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर आम कंज्यूमर को रिटर्न दिया है, मेरे हिसाब से गोल्ड ने दिया है, सोना ने दिया है। और मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा कर्म भूमि जो है साउथ इंडिया, इंडिया का 50% जो ज्वेलरी कंज्यूम है वो है साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया लोग थोड़ा स्मार्ट लोग हैं, वो लोग ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करते, वो लोग अपने जितने भी सेविंग करते हैं वो सेविंग के एक बड़ा पार्ट को वो लोग गोल्ड खरीदते हैं, और इसीलिए आज साउथ इंडिया के हर लोग रिचेस्ट है। क्योंकि आप छोटे से छोटे घर में आप जाओ साउथ इंडिया में, आपको वहाँ पे आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो आपको हाउस होल्ड गोल्ड मिल जाएगा। वाओ! मेरे घर में एक नौकरानी था, उसके घर में मतलब मैं उसको कुछ 5,000 या 7,000 रुपये महीने का देता था, मेरे घर में आता था। मैंने उनसे एक दिन बात किया तो मेरे को मालूम पड़ा उसके घर में 500 ग्राम से 1 किलो के बीच में गोल्ड है। वाओ! मतलब करोड़पति है वो। यस। तो गोल्ड अगर आप इन्वेस्ट के एंगल से देखते हो और गोल्ड में आप पैसा डालते हो, साउथ इंडिया में तो ये भी चलन है कि वहाँ पे लोग जो भी सेविंग करते हैं वो क्या करते हैं, किस्तों में, जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, वहाँ पे लोग ज्वेलर्स के पास जाके पैसा जमा कराते हैं, 11 महीना जमा कराते हैं, और 1 महीना वो ज्वेलर्स उनको कुछ इंसेंटिव देते हैं, देके 12 महीने में वो ज्वेलरी लेके आते हैं। वो सोचते हैं कि मैं पैसा अगर मैं मेरे पास रखूंगा तो खर्चा हो जाएगा। तो वो ज्वेलर्स के पास जाके अगर 10,000 वो कमाता है, साउथ इंडिया के छोटी से छोटी इनकम वाले मैं बोल रहा हूँ, वो क्या करते हैं, 5,000 रुपये हर महीने में एक वहाँ का रिटेल दुकान में जाके एक कार्ड होता है, चीट का कार्ड जैसा होता है, वहाँ पे जाके जमा करा के लिखा के आ जाते हैं। वो लोग ज़्यादा शेयर मार्केट या अदर चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। सर, बट इसमें आपको लगता नहीं रिस्क बहुत है? बिकॉज अभी पीछे एक केस हुआ जहाँ बैंगलोर में एक शॉप के बाहर लोग खड़े हो गए थे और वो शॉप बंद होके चली गई, और यही गोल्ड का फंड था। तो अगर क्या ये स्कीम लेजिटिमेट है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है इन्वेस्ट करने के लिए, और सेकंड, अगर लेजिटिमेट है और कंज्यूमर करना चाहता है तो किन चीज़ों का ध्यान रखे वो? देखिए, ऐसे तो अगर आप, ये इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बैंक भी हाथ उठा देते हैं, बैंक के बाहर भी लोग लाइन लगाते हैं अपने पैसा निकालने के लिए। तो ऐसा 1-2 किस्से हुआ है, बट साउथ इंडिया में तो ये चलन है। और आप देखिए, आपके पास अगर ट्रस्ट, जिस ज्वेलर को आप ट्रस्ट करते हैं उनका अगर अच्छा दुकान है, उनके पास अच्छा स्टॉक है, उसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप रख सकते हैं पैसा उसके पास। और सर, क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए ऐसे केस में ताकि कल को अगर कुछ हो जाए तो सेफ्टी रहे? मेरे हिसाब से जो लीगल फॉर्मेलिटी है वो आप अपने लॉयर से बात करके लीगल बेसिक फॉर्मेलिटी कर लेना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कर लेना चाहिए। परफेक्ट। और आपको क्या लगता है स्कीम का साउथ इंडिया में गोल्ड के पेनिट्रेशन को लेकर कितना बड़ा योगदान है? देखिए, साउथ इंडिया में जितने भी ज्वेलरी बिकता है, ये चीज के ऊपर काफी बड़ा रोल है। और आज नहीं, सदियों से आप देखिए, साउथ इंडिया लोगों का गोल्ड के ऊपर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। चाहे आप मंदिर में देखिए, आज इंडिया में जितने भी गोल्ड होल्डिंग मंदिर है वो साउथ इंडिया का ही है।
तो मतलब आज के दिन में राजा महाराजा के ज़माने से साउथ इंडियन लोग गोल्ड को ट्रस्ट करते हैं, और ये इसलिए ट्रस्ट करते हैं कि गोल्ड ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। परफेक्ट। बट आपके नॉर्थ इंडिया में एक चीज़ है कि यहाँ पे लोग गोल्ड को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, या अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च कर देते, या तो गोल्ड के ऊपर उनको गोल्ड का जो यहाँ थोड़ा रियल एस्टेट को ज्यादा फोकस है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट ज्यादा। गोल्ड का ऊपर जो इन्वेस्टमेंट एक पोर्टफोलियो, मैं बोलता हूँ हर इंसान की गोल्ड इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, चाहे आपका टोटल इनकम का 10% हो, 20% हो या 50% हो, बट आपका एक इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो गोल्ड में होना चाहिए, हर इंसान की होना चाहिए। और हमने देखा है कि सबसे ज्यादा अगर आपका तकलीफ में काम आता है वो गोल्ड आता है। गोल्ड जितना तकलीफ में काम आता है उतना तो मेरे ख्याल से कोई भी इंस्टीट्यूट काम नहीं आता है, कोई भी सगा भी इतना काम नहीं आता जितना गोल्ड काम आता है। वैसे आप सही है, आप कह रहे हैं काफी लोग है ना गोल्ड को एक इमरजेंसी फंड की तरह भी रखते हैं कि अपने पास गोल्ड है, चलो ये हमारा इमरजेंसी फंड है, कल को जरूरत पड़ी तो इमीडिएटली लिक्विडेट भी हो जाता है, आपको पैसे उसके अगेंस्ट मिल भी जाते हैं। तो सर आपने सही कहा, जो ट्रेंड्स है वो बड़े सिंपल है कि साउथ फोकसेस अ लॉट ऑन गोल्ड, वेस्ट फोकसेस अ लॉट ऑन इक्विटीज, स्टॉक मार्केट। जैसे अगर आप बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट ये सब एरियाज देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है स्टॉक मार्केट पे फोकस करते हैं। नॉर्थ फोकसेस अ लॉट ऑन रियल एस्टेट, नॉर्थ के लोगों को रियल एस्टेट का बड़ा चस्का है, मेरे पास यहाँ जमीन है, यहाँ जमीन है, यहाँ जमीन है। तो यहाँ ये जो है, आई डोंट थिंक ईस्ट का मेरे को एग्जैक्ट ट्रेंड नहीं पता, बट मुझे लगता है ईस्ट जो है वो भी जो है गोल्ड की तरफ थोड़ा सा उसका ज्यादा झुकाव है एज कम्पेयर टू अदर एसेट्स। तो ये जो है मुझे लगता है इंडिया का मैप है, जहाँ पे वेस्ट इक्विटी वाला है और नॉर्थ रियल एस्टेट है, साउथ जो है वो गोल्ड के पास है। मैं ईस्ट को लेके आपको एक आपके दर्शक को बताऊंगा कि मैं क्योंकि मेरा जन्मभूमि है ईस्ट में जी, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मैंने देखा था 2013-14 में वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा स्कैम आया था, शारदा चिट स्कैम, शारदा चिट फंड स्कैम। बट ये शारदा एक नहीं था, ऐसे बहुत सारे कंपनी थे जो कि पब्लिक को लोभ दिया कि मैं आप मेरे पैसा रखो, मैं आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दूंगा, 100% रिटर्न, और बहुत लोगों ने उनके ऊपर पैसा रखा। ये जब स्कीम चल रहा था तो मेरे जो बहुत करीबी लोग थे, मैंने उनको बोला था कि आप इसमें मत जाओ, आप गोल्ड खरीदो या तो रियल एस्टेट खरीदो। बट क्योंकि लोगों को जो एक लोभ होते, लोभ की वजह से लोगों ने ये किया। हमने देखा कि जिन लोगों ने भी उस स्कीम में गए सबने पैसा गंवाए। अगर वही पैसा अगर वो लोगों ने गोल्ड में डाले होते तो आज उनका 10 गुना 20 गुना पैसा होता। और वो पूरा डब्बा हो गया। उनको कोई बड़ा इंटरेस्ट की जरूरत नहीं था, खाली आप गोल्ड खरीद के घर पे रख देते, आपको कोई। तो मैं मेरे ईस्ट जोन के लोगों को बोलूँगा, आपने जो गलती कर लिया है, आप भी साउथ इंडिया जैसा स्मार्ट बनो। आगे से आप गोल्ड को एक पोर्टफोलियो की तरह मेंटेन करो, गोल्ड खरीदो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद अगर आपको पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद आप फिर आओ जो IPO SIP जो भी है उसमें भी आप टोटली उल्टा बोल रहे हो, हम टोटली उल्टा बोलते हैं, बट ठीक है, हर जन का अपना व्यू है। और आप गोल्ड बिजनेस में इसलिए आप हमेशा फोकस करेंगे कि गोल्ड का ही ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सर अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपने साउथ इंडिया के ज्वेलरी की बात करी, और साउथ इंडिया में एक ज्वेलरी बहुत फेमस है जिसका नाम है टेम्पल ज्वेलरी। फीमेल्स बहुत पसंद करती हैं। मेरी मदर भी जब गए, हम लोग तिरुपति तिरुमला गए थे, तो उनको था कि मैं टेम्पल ज्वेलरी पहन के जाऊंगी। तो ये टेम्पल ज्वेलरी क्या होती है और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल ज्वेलरी? देखिए, टेम्पल ज्वेलरी का मतलब है कि साउथ इंडिया लोग जो है वो मंदिर में जी स्पिरिचुअल ज़्यादा होते हैं, एक्सट्रीमली रिलीजियस है, एंड वो लोग मंदिर को, देवी देवता को ज़्यादा पूजते हैं। तो वो अपने वेशभूषा में भी देवी देवता को शामिल करते हैं जी। तो इसीलिए वो लोग टेम्पल ज्वेलरी जो भी अच्छे ओकेशन है, अच्छे कोई फंक्शन है, उसमें पहनना पसंद करते हैं। तो इसीलिए साउथ इंडिया से ये टेम्पल ज्वेलरी का चलन है। आज तो मैं देख रहा हूँ पूरा इंडिया में टेम्पल ज्वेलरी चल रहा है, बट ज़्यादा साउथ इंडिया में चल रहा है। टेम्पल ज्वेलरी जो है, इसका ये पहले हैंडक्राफ्ट में, हैंडमेड में बनता था, और ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता था, मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस होता था। बट आज काफ़ी मशीनरी
इसमें इन्वॉल्व हो गया है। आज बहुत जल्दी भी बन जाता है और बहुत सस्ता भी बन जाता है। वही सेम फार्मूला बोलूँगा कि आपको जो भी ज्वेलरी खरीदना है, आप टेम्पल ज्वेलरी खरीदो या कोई भी ज्वेलरी खरीदो, आप 4 जगह में देख के खरीद लो ना। आई थिंक सबसे बड़ा मैसेज यही है कि 3-4 जगह देखो, सिर्फ अपने जो ओरिजिनल ज्वेलर है उस पर फोकस मत करो। हो सकता है मतलब इतने टाइम से वो आपके साथ है, बट अगर आप और भी एक्सप्लोर करो तो अच्छे डिजाइन मिल सकते हैं। बट टेम्पल ज्वेलरी की इंट्रिकेसीज की वजह से उसकी वेस्टेज और मेकिंग ज्यादा होगी। देखिए, नॉर्मल मशीन मेड ज्वेलरी से थोड़ा महंगा होता है, वेस्टेज एंड मेकिंग से थोड़ा महंगा होता है। परफेक्ट। तो टेम्पल ज्वेलरी इज नॉर्मल ज्वेलरी, बट वही है कि उसमें एक थोड़ा सा एलिमेंट आ जाता है टेम्पल का, जो लोगों को पसंद आता है और लुभाता है। सर, अब आते हैं एक बहुत बड़ा कंज्यूमर शिफ्ट आ रहा है, और वो कंज्यूमर शिफ्ट ये है कि खासकर कैरेट लेन और ब्लू स्टोन, ये दो बड़े ब्रांड्स के आने के बाद, और कैरेट लेन को तो फाइनली फिर तनिष्क ने पिकअप कर लिया, उठा लिया। तो एंड ऑफ द डे लोग अब धीरे धीरे, एंड खासकर जेनजी जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। पहले लोग नहीं सोचते थे, हम लोग सोचते थे 1000 रुपए से नीचे की चीज़ ऑनलाइन बिकेगी, पर अब तो ये 20-20, 30-30 हज़ार की चेन्स बिक रही हैं, लाखों रुपए की चीज़। मैंने खुद एक पेंडेंट खरीदा, और वो पेंडेंट मैंने ऑनलाइन ही खरीदा। तो मतलब उतना ट्रस्ट अब ऑनलाइन पे आ चुका है सबको। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन जो है वहाँ पे परचेज करते हुए एक जेनजी को, क्योंकि जेनजी को ना ऑफिस के लिए सामान चाहिए, कोई यंग लड़की है, अब वो हैवी नहीं पहनना चाहती, महंगा भी होता है, उनकी सैलरीज भी 40-50 हज़ार रुपये महीना होंगी, तो वो खरीदते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे खरीदें? देखिए, इंडिया में ज्वेलरी की जो ऑनलाइन चलन है, ये अभी कुछ साल से ही शुरू हुआ है, बट ज्वेलरी ऑनलाइन में ज़्यादा पहले सक्सेस नहीं था। फिर जो भी ऑनलाइन आए थे, उन्होंने फिर अपने आप को ऑफलाइन में शिफ्ट किया। तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आने के बाद उनका काम चल पड़ा, और आज के दिन में ये जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का जो ज्वेलरी है, ये नॉर्मली लो बजटेड ज्वेलरी है, मतलब कम टिकट साइज का ज्वेलरी यहाँ पे बिकता है या बिक रहा है। और ये खासकर एक जेनजी लोगों के लिए, ये लोग अब जेनजी लोगों का टेस्ट के हिसाब से कैटेगरी वाइज ज्वेलरी वो रख रहे हैं। यहाँ पे आप कंप्लीट ज्वेलरी स्टोर इसको नहीं बोल सकते, एक कैटेगरी ज्वेलरी स्टोर है, और ये जेनजी लोगों के लिए या एक वर्किंग वुमेन के, मतलब 16 से लेकर 36 की जो औरत है या कामकाजी औरत है, जेनजी, उनके लिए ये है। जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको थोड़ा फैंसी है, जिनको ये ऑनलाइन जो भी ज्वेलरी बिक रहा है, ये इन्वेस्टमेंट एंगल से का ज्वेलरी नहीं है, सिर्फ कंजम्पशन है। ये कंजम्पशन है, इस लाइफस्टाइल है, लग्जरी से, बहुत बढ़िया, एंड एसेसरी से, एज पर एसेसरी के हिसाब से खरीदा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट के एंगल से अगर आपको ज्वेलरी खरीदना है तो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी खरीदो, जिसमें आपको देखना है, पहले दिन ही सोचना है कि मैं अगर इस ज्वेलरी को कल बेचूंगा तो मेरा कितना पैसा मेरा बर्बाद होगा। बट यहाँ पे क्या है, आपका डिपेंड करता है, कल आप इस एक ज्वेलरी आप खरीदते हो पर्टिकुलर, उसको जब बेचने जाओगे तो आपको आधा पैसा भी गायब हो सकता है। अच्छा, ओके, आई विल कम टू इट सर। मेरे पास एक क्वेश्चन है ओल्ड गोल्ड के ऊपर, बट आप कह रहे हो कि इसको प्योरली लाइफस्टाइल और लग्जरी के एंगल से देखो और उसके हिसाब से इसको परचेज करो, बट मोटा मोटी रूल्स वही रहेंगे परचेज करने के जो आपने बताया। यस, ठीक है। और अब हम इन प्लेटफॉर्म्स पे कंप्लीटली ट्रस्ट भी कर सकते हैं कि इनसे हमारे को ठीक चीज आ जाएगी। यस, नहीं, वो अपना ब्रांड का वैल्यू ले रहे, उनका ब्रांड वैल्यू है, उनका डिजाइन का वैल्यू है, उसके हिसाब से वो अपना प्रीमियम चार्ज कर रहे। परफेक्ट सर, जीएसटी अभी रिसेंटली चेंज हुआ और काफी लोगों को लग रहा है कि शायद गोल्ड ज्वेलरी भी सस्ती होगी, तो क्या गोल्ड ज्वेलरी में या उसके मेकिंग में कुछ चेंजेस हुए हैं जीएसटी में? नहीं, गोल्ड ज्वेलरी में देखिए, जब जीएसटी चालू हुआ था, गोल्ड के लिए एक अलग स्लैब रखा गया था 3%, बाकी 3% में कोई भी और आइटम नहीं है, कोई भी आइटम नहीं है, क्योंकि गोल्ड बहुत वैल्यूएबल आइटम है, इसीलिए गोल्ड के लिए अलग से जीएसटी का एक स्लैब रखा गया था। और मेरे को अभी तक तो नहीं दिख रहा है कि जीएसटी में कोई चेंजेस होगा गोल्ड ज्वेलरी को लेके। पर अभी सर इन दैट केस तो 2 बार हमारे को जीएसटी भरना पड़ गया, एक तो गोल्ड के प्राइस पे 3% भरना पड़ गया और एक मेकिंग पे भी जो है जब आप ज्वेलरी खरीदते हो ना, तो आपका जो रिटेलर जब बिल बनाता है, आपका टोटल कॉस्ट के ऊपर ही वो 3% जीएसटी पर मेकिंग पे अलग कोई जीएसटी नहीं लगता है, विद मेकिंग टोटल कॉस्ट के ऊपर। ओके, तो वो गोल्ड का प्राइस मेकिंग का प्राइस जोड़ता है, फिर 3% उस पे जो है गोल्ड का प्राइस, वेस्टेज, मेकिंग चार्ज, उसके बाद हॉलमार्किंग चार्ज,
या और भी कोई स्टोन चार्ज और टोटल जो अमाउंट बनता है उसके ऊपर जो है 3% जीएसटी चार्ज करता है। परफेक्ट, ग्रेट। तो जो भी नया जीएसटी चेंज आया उसमें कोई रिलीफ नहीं है, बिकॉज एज इट इज गोल्ड के लिए स्लैब ही अलग था, वो 3% का ही स्लैब था। सर अब एक है ना, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो हम जब भी जयपुर जाते हैं और कोई बड़े शोरूम में जाएंगे तो वहाँ कुंदन ज्वेलरी जो है बड़ी फेमस चलती है। तो ये कुंदन ज्वेलरी, और मैंने नोटिस किया लोग इसको कहते हैं ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, बहुत ज़्यादा लोग खरीदते हैं, बाहर इंडिया के बाहर भी खरीदते हैं, फॉरेनर्स भी बहुत खरीदते हैं, क्योंकि जयपुर और राजस्थान एज अ स्टेट जो है वहाँ इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ टूरिस्ट्स। तो सर ये कुंदन ज्वेलरी क्या है और क्या ये उतनी वैल्यूएबल है जितनी बताई जाती है? देखिए, कुंदन ज्वेलरी भी एक लेंदी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है। Okay. ये हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी होता है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है काफ़ी आज भी ऑर्थोडॉक्स तरीके से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। एक एक ज्वेलरी महीने तक लग जाता है ओह, और काफ़ी उसमें वेस्टेज होता है और ये हेरिटेज ज्वेलरी में भी गिना जाता है। ओके, तो इसके लिए इसका मेकिंग चार्ज, इसका वेस्टेज ज़्यादा होता है। अगर आप लाइफस्टाइल के लिए, हेरिटेज के लिए अगर आपने कुंदन ज्वेलरी खरीदते हो तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट एंगल से आप देख के आप खरीदते हो तो मैं बोलूँगा आप कोशिश करो कुंदन ज्वेलरी को अवॉइड करने के लिए। परफेक्ट। तो आप कह रहे हो जितना आप ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट की तरह खरीदना चाहते हो, अगर ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट की तरह खरीदना चाहते हो तो सिंपल से सिंपल प्रोडक्ट में रहो। प्लेन ज्वेलरी, प्लेन प्लेन गोल्ड ज्वेलरी, कोई उसमें स्टोन ना हो, एकदम लो मेकिंग चार्ज वाला, लो वेस्टेज वाला हो, जिसमें जिसमें आप टारगेट रखो कि मेरा गोल्ड, मैं कल अगर इसको बेचने जाऊंगा मेरे को 5% से 10% के बीच में नुकसान हो, बस उससे ज्यादा नहीं। तो आपने मजे भी ले लिए गोल्ड के कि पहन के अच्छे। आप यूज भी कर लो, हाँ, इन्वेस्ट का इन्वेस्टमेंट हो गया, यूज का यूज हो गया, और कल आपको बेचना है, चाहे आपदा में बेचो और चाहे कल इन्वेस्ट के एंगल से आपने रखे, जब आपको लगेगा उसको कैश करना है तो आपका मिनिमम लॉस हो। परफेक्ट। और जितना जितना ये आप कॉम्प्लिकेटेड ज्वेलरी में जाओगे उतने मेकिंग चार्जेस ज्यादा, उतने वेस्टेजेस ज्यादा एंड कॉस्ट ज्यादा। जितना हाई फिनिशिंग, हाई प्रोडक्ट जाओगे, जितना कॉम्प्लिकेटेड ज्वेलरी में जाओगे तो उसमें आपका कॉस्ट ऐड हो जाएगा। परफेक्ट, ब्रिलियंट सर। आई थिंक ये बहुत आपने अच्छे से बताया कि मैं हमेशा समझता था कि गोल्ड को आप दोनों तरीके से यूज नहीं कर सकते, कि आपने इन्वेस्टमेंट भी कर लिया और उसको पहन भी लिया, बट आपने एक अच्छा आइडिया दिया कि सिंप्लिसिटी रखो, सिंपल चीजें पहनो और उसको इन्वेस्टमेंट भी मान लो और उसको जो है आप एंजॉय भी कर लो। देखिए, मैं संजय जी, मैं साउथ इंडिया की बोलूँगा। साउथ इंडिया में ना 80-90% जो ज्वेलरी बिकता है ना, वो प्लेन प्योर गोल्ड ज्वेलरी बिकता है। गॉट इट। वहाँ पे लोगों को प्लेन गोल्ड ज्वेलरी पसंद आता है। वो लोग ताम झाम में नहीं जाते हैं, वो लोग ज़्यादा एसेसरी, फैंसी, फैशन उसमें नहीं जाते, वो प्लेन ज्वेलरी खरीदते हैं। उनका दो ही पर्पस है, वो लोग खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट एंड यूज, ये दोनों कारण दोनों के लिए करता है, क्योंकि उनका जनरली लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गोल्ड। वो तो आम का आम, गुडलियों का दाम। परफेक्ट सर। अब आते हैं सर अगले पॉइंट पे, वो है एनआरआईज भी इंडिया आते हैं तो बहुत परचेज करते हैं। तो आपने कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई चीज देखा हो कि एनआरआईज के साथ कुछ गलत किया जाता है, या मतलब एनआरआईज को किस पर्टिकुलर चीज का ध्यान रखना चाहिए, या एनआरआईज के पास बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं इंटरनेशनली गोल्ड और ज्वेलरी खरीदने का? बहुत सारे ज्वेलरी जो इंडिया के ट्रेडिशनल ज्वेलरी है वो आपको इंडिया में मिलेगा, जैसे कुंदन ज्वेलरी हो गया, टेम्पल हो गया, जैसे टेम्पल ज्वेलरी हो गया, हेरिटेज ज्वेलरी होगा। ये सारे ज्वेलरी जो है वो आपको इंडिया के बाहर इतने वैरायटीज रेंज नहीं मिलेगा। तो अगर आपको पास बहुत बजट है, आपको एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी लेना है, हेरिटेज ज्वेलरी लेना है, कुंदन ज्वेलरी लेना है, टेम्पल ज्वेलरी लेना है, तो इंडिया में आप बाइंग करो, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में वो सारे ज्वेलरी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इसको छोड़ के आप दुबई में ले सकते हैं, गल्फ में भी अवेलेबल है, बट गल्फ में उतना ऑप्शन अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको। बट वहां पे रेट्स जो है वो कंपैरेटिवली चीपर होंगे। रेट में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे इंडिया में आपको 9% एक्स्ट्रा लगता है, वहाँ पे आपको खाली 5%। आप गल्फ में जाओ, दुबई, खासकर दुबई में 5% वेस्टेज है, बैट है, 5% बैट है, बट वो भी अगर आप टूरिस्ट हो तो आपको रिफंडेबल भी हो जाता है, आप रिफंड ले सकते हो। तो गोल्ड का जो 9% आपको बच जाएगा। बट यहाँ पे एक छोटा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दुबई में जब गोल्ड खरीदते हो आप
आप कैलकुलेशन करके देख लो, क्योंकि वहाँ पे एक लोकल बोर्ड रेट चलता है, और लोकल बोर्ड रेट जो है उनको वो लोग थोड़ा बढ़ा के रखते हैं, बढ़ा के रखते हैं। तो आप देख लो कि वहाँ पे आपका ऐसा तो नहीं है कि आपने 9% बचा दिया, लेकिन आपको वेस्टेज और बाकी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज हो दूसरे चीज़ों में आपको थोड़ा सा आप ज़्यादा महंगा हो गया। गया। तो आप कभी ये भी ट्राई कर सकते हो दुबई में कि आपने दुबई में बहुत सारे जगह में आपको बुलियन इजीली मिल जाएगा, आप बुलियन खरीदो, खरीद के आप रिप्लेस में ज्वेलरी लो। बट बहुत सारे रिटेलर वहाँ पे ये रेट का वजह से, उसका रेट का जो एक बेनिफिट लेने की वजह से वो लोग इसको करते Practice नहीं करेंगे। वो करते नहीं है। बट दुबई में ये सिस्टम चल रहा है। तो फिर भी मेरे ख्याल से वहाँ पे करीबन 5 से 7% के बीच में बोर्ड रेट वो बढ़ा के रखते हैं गोल्ड का रेट। तो फिर भी अब इंडिया का 9% है जीएसटी एंड ये आपका एक्साइज, वहाँ पे 5 से 7%, तो थोड़ा फिर भी सस्ता है। ग्लोबली सर कौन सी ऐसी जगह है जहां गोल्ड सबसे सस्ता है? आप ज्वेलरी में बोल रहे हैं कि नहीं, एज गोल्ड बुलियन सबसे सस्ता गोल्ड का है? मेरे ख्याल से दुबई बुलियन, उसके बाद आप न्यूयॉर्क ओके एंड लंदन, आपको बुलियन सस्ता है। भूटान एक ऐसा जगह है कि भूटान में एक प्रमोशन कैंपेनिंग चला रहा है कि वो लोग अपने देश में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक लिमिटेड एक्सेस दिया हुआ है कि आप एक लिमिटेड गोल्ड खरीद सकते हैं। उसके भी काफ़ी पेचीदा कानून है, काफ़ी पेचीदा है। उसमें वो ड्यूटी को, जीएसटी को, सारे टैक्स को कट करके आप ले सकते हैं। बट ऐसा कोई ये नहीं है जो आप लंदन में या न्यूयॉर्क में जो रेट में आपको गोल्ड मिलेगा, आपको भूटान में भी वही रेट मिलेगा। लेकिन आप लंदन में किलो के हिसाब से खरीद सकते हो, बट आप भूटान में नहीं खरीद सकते क्योंकि वहां पे कम पे उन्होंने बस सिर्फ छोटी सी क्वांटिटी रखी हुई है। छोटी सी क्वांटिटी है, उनके बहुत सारे लिमिट नियम है। आपको इतना दिन वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, आपको होटल का भी बहुत सारा नियम है। गॉट तभी आपको वो एक्सेस मिलेगा। हाँ। आलम सर, ये काफी जगह मैं होर्डिंग्स देखता हूँ, खासकर दिवाली के टाइम आसपास देखता हूँ, 0 मेकिंग चार्जेस। तो आदमी खुश हो जाता है, अरे वाह यार, मतलब अपने को कोई अब एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है? यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, मैंने भी देखा, खासकर मैंने दुबई में एक दिन घूम रहा था, क्योंकि दुबई में मेरे काफ़ी दोस्त थे, मैं जाता रहता हूँ, मेरा काम भी है। तो मैं देखा वहाँ पे 0 मेकिंग लिखा हुआ है। क्योंकि मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री से हूँ, तो मुझे मालूम है 0 मेकिंग में तो ज्वेलरी बनता नहीं है। कैसे घर कैसे चलाएंगे वो? तो 0 मेकिंग में ज्वेलरी बेच कैसे सकते हैं? तो मैं उसके अंदर घुसने का कोशिश किया, तो मेरे को जो दिखा कि 0 मेकिंग करके कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत जो लो मेकिंग चार्ज या लो वेस्टेज वाला ज्वेलरी है, उस ज्वेलरी को लिमिटेड एक्सेस देते हैं कि भाई ये ज्वेलरी, पर्टिकुलर ज्वेलरी आपको 0 मेकिंग में मिलेगा। बट उसमें भी क्या कर रहे हैं, वो रेट में फैब्रिकेशन करके वो अपना पैसा बना लेते हैं। तो आप जब भी आप ज्वेलरी खरीदते हो और कोई भी आपको ये लुभानी स्कीम दिखा देता है कि 0 मेकिंग, तो आप ये चेक कर लो कि वो आपको दूसरे तरीके से आपसे पैसा नहीं बना रहा है। अगर मैंने तो मेरा ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा कि 0 मेकिंग में कोई ज्वेलरी बना है और 0 मेकिंग में कोई ज्वेलरी बिका है। बट क्योंकि हम सब जानते हैं 1 के साथ 4 फ्री, बट जबकि वो 4 का रेट एक में जोड़ लेते हैं। तो वही स्कीम है भाई, लोगों को एक लुभाना तो है, अंदर लाना है। तो बस यही चीज़ है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। पहली है कि कुछ बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री को कम कॉस्ट पे बेच देंगे, जो लो मेकिंग चार्ज या लो वेस्टेज में ज्वेलरी बनता है, सादा गोल्ड चेन हो गया, उस टाइप की ज्वेलरी। समझ गए। और अगर ज्यादा ज्वेलरी भी कर रहे हैं तो या तो वो रेट को ऊपर नीचे करेंगे। सो बेसिकली आप कह रहे हैं गोल्ड ज्वेलरी में इफेक्टिवली 3 जगह पैसा बनता है। एक गोल्ड के 4 जगह बनता है। एक गोल्ड के रेट पे बनता है, एक वेस्टेज पे बनता है, एक मेकिंग पे बनता है और एक प्योरिटी पे बनता है। आपको ये 4 चीजों को देखना है जब आप गोल्ड खरीदने, जब अपनी ज्वेलरी खरीदने जा रहे हो। अगर वो कह रहा है मैं मेकिंग 0 कर दूंगा, तो या तो वो प्योरिटी को कम कर देगा,
या फिर वो वेस्टेज को बढ़ा देगा या वो गोल्ड के प्राइस को बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं से कॉम्पनसेट जरूर करेगा। यस तो ये आपका बेसिकली कहना है। तो गोल्ड जीरो भाई कोई देर वो हमारे फाइनेंस में कहते हैं सर देर आर नो फ्री लंचेस, यस। ठीक है ना, देर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। तो आपको वो मैथ देखना है। बट कुछ ज्वेलर्स अपना प्रॉफिट मार्जिन को कम करके बिजनेस को बड़ा करने के लिए बहुत लो वेस्टेज या लो मेकिंग चार्ज में ज्वेलरी बेच रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। समझ गया, वो अपना प्रॉफिट को कम कर रहा है, वो सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा बेच के कम कमाऊंगा। समझ गया। कुछ लोग कम बेच के ज़्यादा कमाना चाहते हैं। मतलब जो जियो वाला स्ट्रैटेजी है, हाँ, रिलायंस वाला स्ट्रैटेजी हाँ। है कि मार्जिन्स बहुत कम कर दो पर इतना बेचो कि वो अपना Yes, वॉल्यूम। और कुछ लोग क्या करते हैं कि कम बेच के ज़्यादा कमाना चाहते हैं। तो आप अगर स्मार्ट बायर हो, आप देख लो कि आपको कहाँ से खरीदना है। मतलब मासेस वर्सेस क्लासेस दोनों तरीके का होगा। सर इसमें क्या होता है, कभी कभी आप है ना शोरूम से लुभा दिए जाते हो, क्योंकि मैंने नोटिस किया अगर आप गोल्ड ज्वेलरी के शोरूम में चले जाओ, गोल्ड ज्वेलर के शोरूम में चले, बाप रे इतनी भारी भारी लाइट्स होंगी, बहुत सुंदर डिजाइन होंगे, बहुत अच्छे अच्छे आपके सेल्स पर्सन, सेल्स वुमेन, सेल्स मैन होंगे जो बड़े अच्छे ड्रेस्ड होंगे। तो क्या यही सब भी एक मतलब लोग देख के जाते हैं और उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम होती है? ये सारे सेल्स के एक ट्रिक्स है। देखो, सब अपने अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए अपना अपना ट्रिक्स यूज़ करते हैं। कोई अपना इन्वेंट्री में जोर डालते हैं, डिजाइन में जोर डालते हैं, वैराइटीज़ में जोर डालते हैं, लाइटिंग फर्नीचर में जोर डालते हैं। कोई अपने सेल्समैन को ट्रेन करते हैं, एम्बियंस बढ़िया करते हैं। और बहुत सारे ज्वेलर्स ऐसे भी है, मैंने साउथ इंडिया में खासकर देखा है कि वो कस्टमर के फायदे के लिए सोचते हैं, वो ज़्यादा दिखावे में नहीं जाते हैं। तो वो सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है। इसीलिए तो मैं आपके व्यूअर्स को बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जो ज्वेलरी खरीदना है, आप 4 दुकान देख लो ना। बिल्कुल सही भाई। अपन सब्जी खरीदने जाते हैं तो भी 2 दुकान 3 दुकान चले जाते हैं, आजू बाजू 3 ठेले पे चले जाते हैं। तो गोल्ड है, इतना इंपॉर्टेंट चीज है, यस। तो इस पे 2-3 दुकान तो अपने को टेस्ट करना चाहिए। सर अब आते हैं एक और बड़ी आइटम है जो आजकल बड़े ज्यादा चर्चा में है और खराब रीजन से है, और वो है डायमंड। तो एक किसी ने मैं एनालिसिस पढ़ रहा था कि पिछले 100 साल में डायमंड का भाव आज जो है वही था, मतलब बड़ा ही नहीं है। बहुत बुरा स्थिति है डायमंड का इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। और काफ़ी टाइम तो ये होता है कि लोग जितने में खरीदते हैं उसके आधे में भी बेच नहीं पाते। और अब एक ये लैब ग्रोन डायमंड्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसकी वजह से काफ़ी जो ओरिजिनल डायमंड्स को परेशानी हुई है। तो सर अब अगर मैं एक डायमंड बायर हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे को बिल्कुल नहीं पता, मतलब व्हाट शुड बी डन? देखिए, पहले के ज़माने में नेचुरल डायमंड बिकता था, लोग खरीदते थे। नेचुरल डायमंड क्या होता है, माइनिंग से आता है, उसको कटिंग पॉलिशिंग किया जाता है, फिर उसके ऊपर ज्वेलरी बनाया जाता है। बट साइंस टेक्नोलॉजी इतना आगे आ गया है कि सेम टाइप का ज्वेलरी जो नेचुरल बनता था वो मशीन से आज बनना शुरू हो गया है। तो आज आप जो नेचुरल डायमंड आप लेते थे, सपोज करें 1 लाख रुपया का, अब वही सेम कलर, सेम क्लैरिटी, सेम कट आप 10 से 20 हज़ार कैरेट में मिल सकता है। मतलब 80%? यस, 80 to 90% डिफरेंस। मतलब 100 रुपए की चीज 10 से 20 रुपए में मिलेगी? यस। तो मैं आपके दर्शक को बोलूँगा कि अगर आपको डायमंड ज्वेलरी पहनना है लाइफस्टाइल के लिए, एसेसरी के लिए, तो नेचुरल डायमंड आपको खरीदना, आप खरीदिए, नो इशू। बट अगर आपका बजट कम है और आपको वही चीज़ दिखाना है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो आप लैब ग्रो डायमंड भी खरीद सकते हैं। जबकि आज मैं अमेरिका में देख रहा हूँ, यूएस में 80% कन्वर्ट हो गया है लैब ग्रो डायमंड में। वो इंडिया में अभी तक इतना अवेयरनेस नहीं है। 80% मतलब 100 में से 80 लोग अब लैब ग्रोन डायमंड लैब खरीद रहे ग्रो हैं। डायमंड खरीद और जबकि डिबेयर्स एक्चुअली यूएस की कंपनी है। यस। तो वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों के पास अवेयरनेस है, तो उन लोगों ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया है। इंडिया में अभी तक शिफ्टिंग बहुत स्लो हो रहा है। इंडिया में अभी तक लैब ग्रो डायमंड को इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा है, या उनको जो बड़े ब्रांड है वो इतना ज़्यादा उनको उनकी जो रेंज ऑफ वैराइटीज रखने से डर रहे या रख नहीं रहे। दूसरा और एक एंगल में बोलूँगा कि
अगर मैं इन्वेस्टमेंट एंगल से देखूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि 2007-8 में मैंने मेरे वाइफ के लिए एक नेकलेस खरीदा था, डायमंड नेकलेस बनाया था मैंने, खरीदा नहीं था, बनाया था, जिसका मेरा उस टाइम का डायमंड का कॉस्ट पड़ा था 10 लाख रुपए करीबन, और जिसमें सोना भी थोड़ा बहुत था। आज 2025 है, उस टाइम 1 किलो गोल्ड लगभग 10 लाख के आसपास हो रहा था 2007-8 में। 7-8 में। आज गोल्ड 13 गुना हो तो गया। आज मैं देख रहा हूं कि मैं वही नेकलेस को अगर मैं बेचने का जाता हूं तो मेरा जो गोल्ड का प्राइस है, उसमें जो गोल्ड है वो तो 10 लाख किलो के जगह आज 1 करोड़ 20 लाख हो गया, 20 से 30 लाख के बीच में। बट डायमंड का जो वैल्यू है इतना कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो एज एन इन्वेस्टमेंट एंगल से अगर आपको ज्वेलरी खरीदना है तो डायमंड ज्वेलरी को अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करिए। अगर आपको लाइफस्टाइल के लिए खरीदना है, लग्जरी के लिए खरीदना है, एसेसरी के लिए खरीदना है, डेफिनेटली आप डायमंड ज्वेलरी खरीदो। उसमें भी आप देख लो कि आपको डायमंड ज्वेलरी और CBD या लैब ग्रो डायमंड, लैब ग्रो डायमंड को हम 2 लैंग्वेज में बोलते हैं, CBD भी बोलते हैं, LGD भी बोलते हैं, लैब ग्रो डायमंड। तो आप देख लो आपको क्या लेना चाहिए, आप अपना थोड़ा दिमाग यूज करो, दिमाग यूज करो। बट ये तो बहुत अच्छा हो गया सर, मतलब जो वैल्यू 100 रुपए में मिलती थी अब वो 10-20 रुपए के अंदर भी जो है मिल सकती है। खासकर डायमंड्स हैव बीन यूज्ड बाय विमेन, और विमेन के लिए वो कहते हैं विमेन्स बेस्ट फ्रेंड होता है डायमंड, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा हो गया। वो अच्छी चीजें सस्ते में पहन सकती हैं और उसको एंजॉय भी कर सकती हैं। देखिए क्या होता है, लग्जरी का कोई वैल्यू नहीं होता है जी। डायमंड को रिप्रेजेंट किया गया लग्जरी के हिसाब से। तो जैसे आज हम देखते हैं बड़े बड़े कंपनी का एक ब्रांडेड बैग लाखों में बिकता है, करोड़ों में बिकता है, तो ये लग्जरी है। तो डायमंड इज ऑल्सो लग्जरी प्रोडक्ट। अगर आपको लग्जरी चाहिए तो आप नेचुरल डायमंड लो, आप खरीदो। आप फिर उसमें फिर भी दिमाग लगा रहे हो, फिर आपका रिटर्न क्या आएगा, डोंट लुक एट इट, वो आप सोचो मत। इट्स लाइक कुंदन ज्वेलरी ना, कि आपने जो है इंट्रिकेट ज्वेलरी खरीदी, आपको पता है वेस्टेज ज्यादा है, आपको पता है उसमें मेकिंग ज्यादा है, बट आपको पता है कि वो मैं पहन रहा हूं लग्जरी के लिए। बट वही इन्वेस्टमेंट एंगल से आप उसको देखो मत। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट एंगल से जाते हो तो मैं बोलूंगा आप लैब ग्रो डायमंड खरीदो। और अगर आप डायमंड को अवॉइड कर सकते हो तो वो भी आप देख सकते हो, परफेक्ट, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी को ले परचेस करो। परफेक्ट सर। इसी के साथ अब अगला एक कैटेगरी आता है, वो है इमिटेशन ज्वेलरी। तो क्योंकि अब गोल्ड भागे जा रहा है तो मैंने देखा है कि काफ़ी शिफ्ट जो है वो इमिटेशन ज्वेलरी, यानी कि एकदम नकली ज्वेलरी कह लो या फैशन ज्वेलरी कह लो, अब क्या टर्म्स यूज होते हैं आप वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। तो क्या ये ठीक है, और अगर है तो इसके प्राइस रेंजेस क्या है और इसको खरीदते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए संजय सर, पहले आपको समझना है कि ज्वेलरी क्यों लोग खरीदते हैं। ज्वेलरी इज द एक्सेसरी। ज्वेलरी अपने कॉस्ट्यूम के साथ पहनने के लिए खरीदा जाता है। लेडीज खासकर अपने कॉस्ट्यूम के साथ मैच करके ज्वेलरी पहनता है, उसी हिसाब से वो ज्वेलरी खरीदते हैं। आज के दिन में जो जेनजी है, ये यंग जनरेशन है, वो वेस्टर्न वेयर को ज़्यादा फॉलो करते हैं और वो ज़्यादा अपने आप को फैशनेबल दिखाना चाहते हैं। वो ज़्यादा डेली हर रोज एक नया ड्रेस पहनते हैं, एक दिन में 4-4 ड्रेस पहनते हैं। अभी आपको 4 ड्रेस डेली पहनना है, 4 ड्रेस के साथ आपको अगर ज्वेलरी पहनना है तो डेफिनेटली आप गोल्ड तो खरीद नहीं सकते इतना, या फिर आप बहुत अमीर हो, इतना खरीदना थोड़ा अफोर्ड करना इतना इजी नहीं है जी। तो इसीलिए फैशन ज्वेलरी का एक चलन आ गया है और ये काफ़ी जोर तरीके से ग्रो कर रहा है। और आज तो इंडिया में फैशन ज्वेलरी या प्लेटेड ज्वेलरी, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी या इमिटेशन ज्वेलरी, आप जो भी कह लो, ये इतना अच्छा बन रहा है कि आप अगर दूर से आप देखो तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये गोल्ड रियल गोल्ड है या ये फैशन ज्वेलरी है। वाह। और ब्रांडेड शोरूम भी आ गया है, बहुत सारे लग्जरी शोरूम भी आ गया है।
रेट में आप समझ लो बहुत अंतर है। आप अफोर्ड कर सकते हो। जो जेनजी लोग हैं उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, या जो ज़्यादा चेंज करना चाहते हैं। मैं तो मेरा घर में भी देखता हूँ, मेरा वाइफ भी, मैं ज्वेलरी बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास गोल्ड ठीक ठाक है, मेरा हाउस में गोल्ड, फिर भी मैं देखता हूँ मेरा वाइफ फैशन ज्वेलरी खरीदते। मैं उनको पूछता हूँ भाई आप क्यों खरीदते हो? बोलते हैं मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को हर रोज नया नया डिजाइन कर रहा, हाँ। डिजाइन चेंज करके पहनने के लिए अच्छा लगता है। और मैं खुद कभी कभी चौंक जाता हूँ कि उसको देख के मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये रियल है ये रियल है कि या फैशन ज्वेलरी है। वाह। तो मतलब इसको भी आप इमिटेशन ज्वेलरी को भी यूज करिए, बट उतना करिए कि जो जब आपको डिजाइन्स चेंज करने हो, सो दैट आपका कॉस्ट कम लगे और आप ओकेजन्स के हिसाब से अपने पास दिस इज द ओनली एसेसरी, एक्सेसरी की तरह इसको ये देखा जाए। एक्सेसरी है, ये कॉस्ट्यूम के साथ आप मैच करके आपको खरीदना है खरीदिए, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये इंडस्ट्री। सर अब आते हैं, हमने अभी सब कुछ नए की बात करी, अब थोड़े पुराने की बात करते हैं, ओल्ड गोल्ड की। लोगों के लिए गोल्ड जो है, कभी कभी वो पुरानी उनके पेरेंट्स की कुछ ज्वेलरी होती है, पर वो चाहते हैं हम नए डिज़ाइंस में कन्वर्ट करना है, तो वो ज्वेलर के पास जाते हैं, अभी एक्सचेंज करते हैं। आजकल बहुत सारे ज्वेलर्स एक्सचेंज स्कीम्स भी चलाते हैं, जहाँ वो कहते हैं आप हमारी को पुरानी ज्वेलरी दे दो, हम आपको नई ज्वेलरी दे देंगे। तो अब मैं, अगर मेरे पास कोई 10-20 ग्राम की चेन है और मैं उसको चेंज करवाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लिए क्या स्टेप्स हैं? कहाँ जाऊँ? किसके पास जाऊँ? किन चीज़ों का ध्यान रखूँ? क्या क्या वेस्टेज? अब मेरा SOP क्या होना चाहिए? ये अप्रोक्सीमेटली फिगर है कि इंडिया में आपने बोला 25,000 टन इंडिया में गोल्ड है, जबकि मेरा आंकड़ा कुछ और बता रहा है। दुनिया में आज के दिन में अगर कोई कंट्री के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है तो वो इंडिया में है जी, हाउस होल्ड गोल्ड। मैं पूरा गोल्ड को बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड गोल्ड मिला के। ओके। हाँ, गवर्नमेंट के पास इंडिया में इतना गोल्ड नहीं है जितने दूसरे कंट्री के पास है, बट अगर गवर्नमेंट गोल्ड एंड बैंकिंग गोल्ड एंड टेम्पल एंड हाउस गोल्ड सबको मिला लिया जाए, दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल्ड होल्डिंग कंट्री हमारा देश है। लगभग 35,000 टन के आसपास इंडिया में गोल्ड है। इसका एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं है, मैं भी एक एज्यूम फिगर बोल रहा हूँ। तो ये देखा गया है कि एवरी ज्वेलरी का एक लाइफ साइकिल होता है। तो एक ज्वेलरी का जो लाइफ साइकिल है वो 10 to 15 ईयर है। पहले ये ज़्यादा था, 25 साल था, ये अभी 10 to 15 ईयर का एक लाइफ साइकिल हो गया। तो हर 10 से 15 साल में ज्वेलरी उसको बायबैक हो या सेल हो या उसको रिप्लेस दूसरा ज्वेलरी में कन्वर्ट करना हो, ये होता है। तो आपको, अगर आपके पास कोई एक ज्वेलरी है पुराना जो आपको यूज नहीं करना है या यूज में नहीं आ रहा है, उसके बदले में आपको कोई नया ज्वेलरी परचेसिंग करना है या बनाना है नया स्टाइल में, नया डिज़ाइन में, तो आपको ये देखना है कि आप अपने जिस भी ज्वेलर्स के पास आप जाते हो, यहाँ पे भी आपको देखना 4 दुकान घूम लेना, 4 दुकान घूमना जरूरी है। जाके आप पूछिए कि मेरा ये ज्वेलरी है, उनके पास टेस्टिंग मशीन होगा, उस टेस्टिंग मशीन में वो चेक करके देख सकते हैं कि आपके गोल्ड में कितना प्योरिटी है। उस प्योरिटी के हिसाब से आपको कैलकुलेट कर दिया जाएगा कि इतना प्योरिटी है, उसका प्योर इतना बन रहा है, और आप जो नया ज्वेलरी ऑर्डर दे रहे हो या नया ज्वेलरी खरीद रहे हो उसका प्योरिटी के साथ प्लस माइनस हो जाएगा। ये सिंपल मेथड है, बट आपको भी वो रीचेक कर लेना है कि वो प्योर जो बोल रहे हैं वो प्योरिटी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। हो सकता है कि वो गलत प्योरिटी बोले, आप चेक कर लो, या तो आप उनसे मेल्टिंग करा लो कि भाई मेरा सामने बहुत सारे आज की रिटेल दुकान में आपको मेल्टिंग मशीन मिल जाएगा, उनके दुकान में जाके आप मेल्टिंग करा लो, मेल्टिंग करा के उसका एक ठोस कम्बी बना लो और उसको चेक कर लो। चेक करने के बाद उसका प्योरिटी आप निकल लो, भाई एक टोटल इसका प्योर गोल्ड कितना % हो रहा है। उसके बाद आप जो ज्वेलरी ले रहे हो उसका टोटल प्योरिटी कितना है, कितना कैरेट का ज्वेलरी है, उसका प्योर गोल्ड कितना बैठ रहा है, उसके अंदर प्लस माइनस कर लो। मेकिंग चार्ज, वेस्टेज वो तो आपको अलग से ही देना है। बाकी अगर आपने 10-20 ग्राम का चेन है, उसमें अगर आपका
15 ग्राम प्योर गोल्ड है, तो मतलब आपको एक्स्ट्रा जो पेमेंट करना है वो सिर्फ 5 ग्राम गोल्ड का एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। बट आपको भी जो नया जो आपको ज्वेलरी ले रहे हैं उसका वेस्टेज तो आपको पूरा ही पेमेंट करना है, और नया जो ज्वेलरी आप खरीद रहे हो उसका मेकिंग चार्ज भी पूरा पेमेंट करना है। हाँ, इसमें भी वही चीज, 4 चीज का ध्यान रखना है कि वो आपसे जो एक्स्ट्रा गोल्ड आप खरीद रहे हो उसका रेट में या प्योरिटी में, मेकिंग चार्ज में और वेस्टेज में कोई ऊपर नीचे ना हो जाए। अब इसलिए 4 जगह से आप कोटेशन बना लो, देख लो कि हु इज द बेस्ट ऑफर, आपको कौन बेस्ट ऑफर दे रहा है। सर इसमें एक चीज बताइए कि अगर 10-15 साल ज्वेलरी रहती है तो क्या गोल्ड की प्योरिटी बैठे बैठे कम होती है या वो सेम ही रहेगी? समझो मैंने 916 खरीदा था, तो क्या वो 916 ही रहने वाला है या कम हो जाएगी बाय वर्च्यू ऑफ टाइम? गोल्ड में एक अच्छी चीज़ है संजय सर कि गोल्ड कभी भी ना कम वेट में कम होता है और ना प्योरिटी में कम होता है। ये दुनिया का एकमात्र धातु है जो कभी ये ना इसमें जंग लगेगा, ना ये कम होगा, ना वजन में कम होगा, ना प्योरिटी में कम होगा। गॉट इट। तो अगर समझे मैंने कोई 916 ली थी और 10-15 साल बाद वो बंदा मेरे को बोलता है या तो 916 नहीं है ये 888 है या ऐसा कुछ है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या मेरे साथ पहले फ्रॉड गलत हुआ था। वो हो सकता है कि आपने जब खरीदा था तब आपके साथ कुछ गलत हुआ है। बट जब वो मेल्ट होता है तो कोई फर्क नहीं होता। 916 विल मेल्ट इनटू अ 916। आजकल मशीन आ गया है, बहुत सारे रिटेल का दुकान आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। आपको दिख जाएगा जस्ट 30 to 60 सेकेंड में आपका प्योरिटी दिखा देगा। जैसे हम बीपी चेक करते हैं ना, शुगर चेक करते, जैसे टक करके आपने खून चेक किया, लगाया और आ जाता है रिजल्ट क्या आ जाती है। हाँ। ऐसे ही बहुत इजी है चेक करना। तनिष्क ने तो ये पूरा कैंपेन भी निकाला था कैरेटोमीटर की, जहां उन्होंने लोगों को बोला था आप आके चेक कर लोगे आपकी गोल्ड ज्वेलरी कितने कैरेट की है, कितने प्योरिटी की है। ये तनिष्क ने एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी तनिष्क ने लाया कि लोग अपने फैमिली ज्वेलर्स को ज़्यादा टच करते थे, तो तनिष्क ने बोला कि भाई आप अपने फैमिली ज्वेलर्स और मेरे में क्या अंतर है आप थोड़ा देख लो, समझ लो। तो ये उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था। सर ये तो आपने बात कर ली ओल्ड गोल्ड रिप्लेसमेंट की, मतलब किसी ने स्कीम दी है, पर अगर कोई रिप्लेसमेंट नहीं, मुझे बेचना ही है ओल्ड गोल्ड, तब कैसे करूं, मैं कहाँ जाऊं? देखिए, अगर आपका पास गोल्ड पड़ा है और आपकी पैसे की ज़रूरत है, आपको गोल्ड बेचना है, आपने मन बना लिया कि मेरे को ये मेरा इन्वेस्टमेंट था या मेरे को इमरजेंसी फंड की ज़रूरत है और मेरे को गोल्ड को बेचना है, बेच के कैश करना है। जैसे अब शेयर मार्केट में शेयर को आप एक टाइम तक होल्ड करते हो फिर बेच देते हो, राइट। गोल्ड को भी आप होल्ड किया, बेच दिए, बेच के आपने दूसरी जगह इन्वेस्ट किया, कुछ और किए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको गोल्ड बेचते वक्त देखना है कि उस दिन का गोल्ड का रेट क्या है। वही जो पुराना कैलकुलेशन बताया उस कैलकुलेशन से आपको कैलकुलेशन करना है। आपका गोल्ड का प्योरिटी क्या है। और मार्केट में आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक, बहुत सारे ज्वेलर्स ओल्ड गोल्ड खरीदते हैं, या आपने जहाँ से खरीदा था वहाँ पे भी आप जाके बेच सकते हो। उनका कैलकुलेशन शीट ले लो कि भाई आप मैं ये गोल्ड बेचना चाहते हो, मेरे को क्या पैसे मिलेगा, इसका कैलकुलेशन करके दे दो। और ऐसे बहुत सारे अभी ओल्ड गोल्ड बायर भी आ गया, दुकान भी खुल गया हर मार्केट में, वहाँ पे भी आप एक कैलकुलेशन शीट ले सकते हो कि मेरे को ये गोल्ड बेचना है और इसका क्या आप दोगे कैलकुलेशन। बट ये ध्यान में रखना है कि आपको वो जो प्योरिटी बोल रहा है, हो सकता है वो 18 कैरेट का आपका प्योरिटी का रेट दे रहा है, बट आपका ज्वेलरी 22 कैरेट का है। तो आप उसको चेक कर लो, बोलो भाई मेरे सामने मशीन में चेक कर लो, या आप कहीं से भी आप चेक करा के तसल्ली कर लो। मेल्ट करके भी आप बेच सकते हो, मेल करके टेस्ट करके भी बेच सकते हो। तो आपको ये 2 तरीके से रिटेल दुकान में जाके भी आप बेच सकते हो, और ओल्ड गोल्ड बाइंग जो दुकान, बहुत सारा साउथ इंडिया में तो बहुत सारे कंपनी आ गया, खाली वो खास गोल्ड बाइंग के ऊपर ही काम कर रहे हैं, कैश फॉर गोल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे मेथड आपको कैलकुलेशन करके लगाना है कि आपको 4 यहाँ पे भी मैं बोलूँगा 2-4 जगह आप जांच परख के फिर फाइनल डिसीजन, कैलकुलेशन शीट ले लो सबसे। हाँ, फिर फाइनल डिसीजन लो।
आप एकदम से आपको इमरजेंसी, इसका मतलब ये नहीं कि आपका हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि पैसा है भाई आपका, गाड़ी कमाई के से आपने सोना खरीदा था, आपने मतलब आपको अपना बेस्ट निकालना है उसमें से। आप उसमें से जो बेस्ट देगा उससे उसको बेचो ना। गोल्ड लोग और भी एक पर्पस के लिए यूज करते हैं, या तो इमरजेंसी फंड के लिए यूज करते हैं या बिजनेस के स्टार्टअप कैपिटल के लिए भी यूज करते हैं। काफी घरों में जब एक व्यक्ति को बिजनेस करना होता है तो माँ बोलती है बेटा ले एक, मेरे पास 100 ग्राम की चेन है, तो इसको उधार रख ले और तो अपना व्यापार चालू कर, बाद में मेरे को वापस कर देना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रचलन है और इसके चलते पिछले 10-15 सालों में बहुत एक न्यू कैटेगरी ऑफ बिजनेस लॉन्च हुआ, बना, जिसने बहुत ग्रोथ भी करी, वो है गोल्ड लोन। कि गोल्ड लोन की कैटेगरी बहुत अच्छी रही है और ऐसे कई यूनिक बिजनेसेस भी बन गए, जैसे मन्नपुरम बन गया, मुथूट बन गया, जो सिर्फ गोल्ड लोन पे फोकस करते हैं। मैं मुथूट की बुक्स पढ़ रहा था तो मैंने देखा उनके पास 42 टन गोल्ड है। मतलब उनके पास पड़ा है 60,000 करोड़ का तो गोल्ड उनके पास रखा हुआ है, और उसके अगेंस्ट जो उन्होंने लोन दिया शायद वो 35-40 हज़ार करोड़ का लोन है, यानी अच्छा खासा कवरेज रखा है उन्होंने अपने पास। अब सर अगर कोई आज गोल्ड लोन लेने जाए तो किन चीज़ों का ध्यान रखे, कैसे डील करे, कैसे नेगोशिएट करे? और कहीं ऐसा तो प्रैक्टिस नहीं होती कि मैं पैसा भी देना चाहता हूं पर क्योंकि गोल्ड का भाव बढ़ गया है तो अब वो गोल्ड कॉन्फिस्केट कर लेंगे मेरा? गोल्ड लोन में पहले तो चीज़ है कि बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ कि गोल्ड लोन ले लेते हैं इमरजेंसी फंड के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए, बट वो चुका नहीं पाते। अराउंडिंग इंडिया का जो है 30-35% गोल्ड छुड़ा नहीं पाते। तो मैं सबसे पहले तो जो भी गोल्ड लोन लेना चाहते हैं मैं उनको बोलूँगा कि पहले आप अपना फाइनेंस बैकअप देख लो। आपको अगर लगता है कि आप लोन चुका पाओगे तो ही आप गोल्ड लोन लो, नहीं तो आप डे वन में ही आप गोल्ड को बेच के कैश कर लो। ये पहला मेरा सजेशन है। उसके बाद ये जो गोल्ड लोन का चलन है ये आज की नहीं, ये सदियों से है। पहले हम इनको प्रोवन ब्रोकर बोलते थे। हाँ। तो वहाँ पे हम गोल्ड को गिरवी रख के हम पैसा लाते थे। आज उसको क्या किया गया है, उसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से किया गया है। आज बहुत सारे एनबीएफसी या नेशनलाइज्ड बैंक भी आज के दिन में गोल्ड लोन दे रहे। राइट। तो आपको देखना है कि इंडिया में टाइम टू टाइम आरबीआई गोल्ड लोन के ऊपर नया नया गाइडलाइन देती है। तो आप जब गोल्ड लोन लेने जाते हो तो आपको देख लेना है कि उस टाइम आरबीआई की गाइडलाइन क्या है। मतलब आपके गोल्ड की कितना पैसा आपको मिलेगा या उनको देना पड़ेगा, वो आप देख लो। उसके बाद आपकी गोल्ड की प्योरिटी क्या है और उस दिन की गोल्ड की प्राइस क्या है, और चौथा है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा रहा हो। ये 4 चीज ध्यान में रख के आप 4 जगह में देख लो। देखने के बाद जो आपको बेस्ट लगेगा आप वहां पे गोल्ड को गिरवी रखो। अभी भी पॉन ब्रोकर्स में देखता हूँ काफी जगहों पे एक्टिव है, तो अगर आज मुझे लोन लेना है तो पॉन ब्रोकर्स के पास जाऊँ या अभी ये इंस्टीट्यूशंस के पास ही जाना चाहिए? मैं संजय जी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको अगर आप पैसा रखना है तो आप नेशनलाइज्ड बैंक के पास जाएंगे या जो सोसाइटी बैंक है उसके पास जाएंगे? नेशनलाइज पे जाता है। तो सिंपल चीज है। समझ गया। तो आज हमारा जब नेशनलाइज्ड बैंक वो खुद बैठा है गोल्ड को गिरवी रख के पैसा देने के लिए, तो अपन क्यों पॉन के पास? आप फिर क्यों जा रहे हो सकता है सर लोगों के पास शायद उतना सिबिल ना हो, पॉन ब्रोकर शायद उनको। नहीं, गोल्ड लोन में कोई सिबिल की जरूरत नहीं है। गोल्ड लोन के लिए कोई सिबिल की जरूरत नहीं है। ये तो आप सिर्फ लोन ले रहे हो ना, आप सोना गिरवी रख रहे हो, उसके सामने आप 70% ही आपको पैसा मिलेगा। जो भी उसका प्योरिटी होगा, प्योरिटी इंटू 70% का ही आपको पैसा मिलेगा। तो आप अनसिक्योर्ड लोन तो नहीं ले रहे हो। तो इसके साथ कोई सिबिल स्कोर का कोई बड़ा अंतर मेरे आज तक तो मैंने नहीं देखा कि कोई बैंक सिबिल स्कोर के साथ गोल्ड लोन में कोई अंतर किया। हाँ, आप पर्सनल लोन लेने जाते हो तो फर्क पड़ता है। तो पहला आप ट्राई करो कि आप नेशनलाइज्ड बैंक में क्या होता है कि उसका प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, लेकिन उसमें क्या है कि आपका बेनिफिट है। वहाँ पे बेनिफिट है। वहाँ पे कैलकुलेशन, जो भी उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा कैलकुलेशन है। मतलब अच्छा कैलकुलेशन मीन्स ट्रांसपेरेंसी कैलकुलेशन है। बट बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी है जिसका
कैलकुलेशन जो है ना वो बोलते कुछ है करते कुछ है और पेचीदा है, आपको समझ में नहीं आएगा। और छुड़वाते वक्त क्या मतलब इजीली छोड़ देते हैं या मतलब इट इज डिफिकल्ट टू गेट नहीं, गोल्ड? छुड़वाते वक्त आप पैसा दे दो, इंटरेस्ट देते रहो और पैसा दे दो और छुड़वा लो, फॉर्मेलिटी करो, छुड़वा लो, कोई इतना ये नहीं है, तकलीफ नहीं। आलम सर, अपनी ऑडियंस क्या है, उनको सबको पैसिव इनकम बहुत पसंद है, हम पैसिव इनकम पे बहुत फोकस करते हैं। क्या मेरे पास अगर कोई बुलियन घर पे पड़ा है, फॉर एग्जांपल 50 ग्राम पड़ा है, 20 ग्राम पड़ा है, 100 ग्राम, जो कुछ भी पड़ा होगा, क्या मैं उससे कुछ पैसिव इनकम जनरेट कर सकता हूँ? देखिए दुनिया में संजय सर दो ही चीज़ है जहाँ पे डबल इनकम हो सकता है। एक है रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी, जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदा, उसमें आपने वैल्यू बढ़ता है, ये एप्रिशिएट है। दूसरा, आप उसको अगर रेंट पे चढ़ा दो, रेंट लायक आपने प्रॉपर्टी ली है तो आपको हर मंथ एक रेंट इनकम आएगा। गोल्ड के लिए भी लोग एक इनकम को ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनका वैल्यू बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, वैल्यू बढ़ गया, ये मेरा एक एप्रिशिएट हो गया। बट दूसरा इनकम को जो लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, दूसरा इनकम एक छुपा हुआ इनकम है कि आपके पास अगर ज्वेलरी नहीं है, बुलियन फॉर्मेट में कुछ गोल्ड है, या आपके पास ऐसा ज्वेलरी है जो आपका घर में यूज़ नहीं हो रहा है, नहीं होगा, तो उसको भी आप मेल्ट करके आप अपने ट्रस्ट जिसको जो ज्वेलर्स को करते हो या जिस ज्वेलरी बिजनेस वाले को करते हो, आप उनको क्या करो, जाके डिपॉजिट करके उसके साथ एक लीगल टर्म्स में एग्रीमेंट कर लो, करके उनको इंटरेस्ट में चढ़ा दो। मतलब एक तरीके से मैंने अपने गोल्ड को रेंट पे डाल दिया। यस, इंटरेस्ट में चढ़ा दे। जैसे आपने बैंक में पैसा डाल दिया, आपको इंटरेस्ट आता रहता है, आपने गोल्ड को चढ़ा दिया और गोल्ड को चढ़ा के गोल्ड में इंटरेस्ट लो उनसे। समझ गया। साउथ इंडिया में बहुत सारे रिटेलर, बहुत सारे होलसेलर ऐसे पब्लिक से लोग ये लोन की तरह क्योंकि अगर वो लोन लेते तो भी वो लोन से गोल्ड ही खरीदते। यस, तो आप उनको कैश की जगह गोल्ड लोन दे रहे हो। समझ गया। आपने उसका बट इसमें सामने वाली पार्टी का क्रेडेंशियल्स और वो बहुत जरूरी है, बिकॉज आप तो उसको दे रहे हो पर वो आपको कुछ नहीं दे रहा है, मतलब कोई कोलैटरल नहीं दे रहा है। इसमें क्या, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जिसको भी आप दोगे वो आप उसको टच कर सकते हो नहीं कर सकते, उसका एसेट क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो कितना सालों का बिजनेसमैन है। और अगर आपके पास 10 किलो सोना है, मैं बोलूँगा 10 किलो एक आदमी को मत दो। समझ गया। आप 10 आदमी को दे दो ना। राइट। अगर आपके पास 100 ग्राम सोना है तो 3 लोगों को 30-30 ग्राम, 30-40 ग्राम दे दो। तो आपका इनकम आता रहेगा। और गोल्ड का जो इंटरेस्ट है ना, वो भी गोल्ड में आएगा। गोल्ड में लो तो आप देखोगे कि 1 किलो में अगर आपने नॉर्मली गोल्ड इंडस्ट्री में ये 8 to 10% का इंटरेस्ट चलता है साल का। साल का अगर जोड़े तो ये हो गया 1%। ओके, तो गोल्ड का 1% पर मंथ का इंटरेस्ट चलता है, यानी साल का 12% चलता है। यस, वेरी गुड। मतलब आप 10 से लेके 12% का साल का इंटरेस्ट कमा सकते हो। आप कमा सकते हो। तो अगर आपके पास 1 किलो गोल्ड है तो 1 साल के बाद अगर आपको 100 ग्राम आपका एक्स्ट्रा गोल्ड हो जाएगा, तो वो गोल्ड को भी आप वापिस दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट में चढ़ा सकते हो। मैंने ऐसे आइडिया बहुत सारे लोगों को, मेरे जानने वालों को दिया था, और मैं आज देख रहा हूँ उन्होंने बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करके आज करोड़ों का एसेट बना लिया गोल्ड। उनका गोल्ड का एक बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया उन्होंने। ये गोल्ड के लिए भी लागू है और ये सिल्वर के लिए भी लागू है। सिल्वर में भी ये तरीका आप आजमा सकते हो कि आपने, अगर आपको लगता है कि मेरे को सिल्वर को होल्ड करना है, तो सिल्वर को होल्ड करके लॉकर में मत रखो। आप सिल्वर को खरीदो, फिर आपको सिल्वर को ही सिल्वर के फॉर्मेट में किसी सिल्वर बिजनेसमैन को आप इंटरेस्ट में चढ़ा दो। समझ गया। बट आप फॉर्मेलिटी, लीगल पेपर वर्क अच्छे से कर लेना, पूरा कर लेना और सही आदमी को देना। तो सर, ये जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत 24 कैरेट गोल्ड कंटेंट है ये, क्वाइट लिटरली, क्योंकि गोल्ड की बात हुई है। तो थैंक यू सो मच आलम सर फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन संजय कथुरिया पॉडकास्ट। थैंक यू संजय जी। तो गाइज, अगर आप यहां तक आ गए हो, यानी आपने पॉडकास्ट एंड तक देखा है, भाई आपकी क्या टॉप लर्निंग्स रही है वो एक बार जरा कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। इस वीडियो को एटलीस्ट अपने 5 से 6 दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनके भी ज्वेलरी बाइंग, गोल्ड बाइंग, डायमंड बाइंग के सारे मिथ्स क्लियर हो जाए। आप और किनको हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहते हैं उनका नाम जरूर मुझे बता दीजिए। वैसे हमने डिस्क्रिप्शन में उसके लिए अलग फॉर्म दिया हुआ है, आप वो फॉर्म भी भर सकते हैं और हमारे को सजेस्ट कर सकते हैं कि हम किनको इस तरीके से बुलाएं और आपके लिए और जबरदस्त नॉलेज क्रिएट करें।
और कोई क्वेश्चंस बचे हैं जो आलम सर से हम पूछ सकते हैं अगले पॉडकास्ट पे, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगले पॉडकास्ट तक जय हिंद जय भारत।